So how is the जोश? इन लोगों का हाई है, बाकी सबका तो डाउन है। पुरानी बात हो गई ना अब तो। उरी के बाद तो धुरंधर 2 आ गई, तो जोश अब धुरंधर में चला गया। कोई बात नहीं, मैं आपको बोर करने के लिए नहीं आया हूं, इसीलिए शुरू ही यहां से किया। मुझे पता है कि आप सबके लिए भी ये थोड़ा जो जिसको कहते हैं बटरफ्लाई इन द स्टमक, ऐसी घड़ियां हैं कॉलेज में आने की, ग्रेजुएशन कोर्स में आने की। लेकिन मैं इतना तो एश्योर कर सकता हूं आपको कि आप यहां पे पहली बार होंगे, मैं तीसरी बार आया हूं। ये हैट्रिक है सिल्वर ऑफ यूनिवर्सिटी के साथ मेरी, और बड़ा अच्छा लग रहा है। हर बार आता हूं, कैंपस में नया नया डेवलपमेंट की कुछ न कुछ बातें मुझे सुनने को मिलती है। मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूं, इसलिए नहीं कि फिल्मों की बातें करने के लिए आया हूं, ये तो करूंगा, लेकिन इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे पता चला कि भाई गुजराती लोग भी है हमारे यहाँ और बैठे हुए हैं, उनमें से कुछ बाहर के स्टेट से आए हुए लोग भी है। तो मैंने सोचा कि जाके अब गुजराती लोग हिंदी बोले या ना बोले, लेकिन सुन तो लेते ही है, इतनी सारी सीरियल देख लेते हैं, इतनी सारी फिल्में देख लेते हैं, तो ये लिंक लैंग्वेज है। बीच में थोड़ी बहुत गुजराती भी कभी कभी आ जाएगी बात करते वक्त, जो नेचुरल कोर्स में होगी, और इंग्लिश भी आ जाएगा। लेकिन सिल्वर ओक, आपको तो पता भी होना चाहिए कि सिल्वर ओक क्या है। मुझे लास्ट टाइम सोरिन भाई ने पूरा वो समझाया था, मुझे आज भी याद है कि क्यों इसका नाम सिल्वर ओक रखा गया। तो आप जानेंगे, मैं अभी तो बोर नहीं करूंगा उस बातें करके आपको, लेकिन आप जानेंगे क्योंकि आप इस कैंपस का हिस्सा है, आप पहचाने इस कैंपस की। कोई भी वृक्ष की पहचान, वृक्ष अकेला नहीं होता, उसके फल होते हैं। फल जब आप खाते हो, उसके पेड़ पत्ती कुछ औषध भी होते हैं, जैसे तुलसी की पत्तियां, फल नहीं आते उसमें, पत्तियां आती हैं। लेकिन अगर तुलसी में पत्तियां नहीं होगी तो हम तुलसी को पहचानेंगे नहीं। अगर सेब का फल, मैं तो 3 साल पहले प्रिय मोरारी बापू की कथा थी कैम्ब्रिज में, तो 9 दिन कैम्ब्रिज में था, कथा सुनता रहा, और चार्ल्स डार्विन ने क्या किया वहां पे, आइजैक न्यूटन ने क्या किया, वो सब कथा के बाद देखने के लिए जाता था। वहां पे ट्रिनिटी कॉलेज है, जहां से 36 नोबेल लॉरिएट पैदा हुए। बाहर उन्होंने न्यूटन वाला जो पेड़ था, सेब वाला, जो न्यूटन के माथे पे सेब गिरा और उसने सोचा कि भाई ये नीचे क्यों जा रहा है, और वहां से लॉ ऑफ ग्रेविटी आया, जो आप सब पढ़ के यहाँ तक पहुंच गए। तो वो न्यूटन वाला पेड़ तो खत्म हो गया, वो तो अभी है नहीं, लेकिन वो उसमें से सैपलिंग, उसमें से वो बीज लेके उन्होंने वहां पे एक पेड़ लगाया है, बिकॉज न्यूटन वाज एल्यूमिनाई ऑफ द कैंपस, ट्रिनिटी कॉलेज की। तो उन्होंने वहां पे पेड़ लगाया कि हमारे एक्स स्टूडेंट, इन्होंने ये शोध करके रखा था। अब पेड़ तो था वहां पे, मैंने एक सेल्फी निकाली वहां पे, फेसबुक पे पोस्ट कर दी, और नीचे हमारे काफी सारे स्टूडेंट थे उसमें, उन्होंने कमेंट की कि वो काट दो अगर आपको मौका मिले तो। ये पेड़ की वजह से हमें मार्क्स नहीं आए अच्छे, उससे इतने इतने लो बनाए, फिर उसमें से मैथमेटिक्स आ गया, फिर से कैलकुलस आ गया, ये आ गया, वो आ गया, फिर 12वीं कक्षा में इतने मार्क नहीं आए, इस पेड़ को जड़ से उखाड़ के फेंक। पढ़ा है मेरे फेसबुक के ऊपर, अभी भी पोस्ट हो, आप पढ़ सकते हैं कि मैं कहानी नहीं बना रहा हूं, है उसमें। हमारे काफी सारे फ्रस्ट्रेटेड स्टूडेंट जो है वही फेसबुक पे होंगे ना, बाकी सब तो काम कर रहे होंगे। मैं अभी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में गया था सोरिन भाई, तो वहां पे जो जेंटलमैन थे, जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे कंपनी के, वो मुझे पूछ रहे थे कि भाई पता कैसे चले, एक सर्वे आप मुझे बना दीजिए कि भाई कौन एफिशिएंट प्रोडक्टिविटी करता है। तो मैंने कहा कि उनको सर्वे के लिए जरूरत ही नहीं है, आप सुबह से आप एनरोल करते हैं कि भाई ये लोग आगे, पंचिंग कार्ड होते हैं, अब तो डिजिटल पंचिंग होता है। यहाँ पे काफी सारे पेरेंट्स भी बैठे हैं, कहीं जॉब पे जा रहे हो तो उनको भी पता होगा, अपना बिजनेस है तो उनको भी पता होगा, पंचिंग कार्ड होता है। तो मैंने कहा कि आप सुबह में पंचिंग करो, और शाम में जो पंचिंग करो वापस आते वक्त, जॉब के वक्त, उस वक्त मोबाइल की बैटरी चेक कर लो। जिनकी बैटरी ज्यादा है उन्होंने काम ज्यादा किया, सिंपल। जिनकी बैटरी कम है उन्होंने काम कम किया, मोबाइल ज्यादा किया। ये इजीली रिकॉग्नाइजेबल है, लेकिन उसके लिए सर्वे फॉर्म भरवाने की जरूरत नहीं है आपको। तो न्यूटन का पेड़ अगर आप जड़ से उखाड़ दो, उसको आग लगा दो, फिर भी उन्होंने जो रूल्स बनाए वो कहीं जाने वाले नहीं है, वो तो हो गए। और ऐसा भी नहीं है कि न्यूटन ने पहली बार देखा था सेब नीचे गिरते हुए, ऐसा भी नहीं है कि न्यूटन से पहले किसी ने देखा ही नहीं था सेब नीचे गिरते हुए। आपको मालूम होगा
कि न्यूटन को, जैसे हमारे कोविड के वक्त अभी 1 साल तक सब एजुकेशन बंद रह गया और सबको बोला गया कि घर पे पढ़ो, और गवर्नमेंट जो पहले कहती थी कि मोबाइल का इस्तेमाल मत करो, उन्होंने कह दिया कि पेरेंट्स भी मोबाइल अपना बच्चों को दे दो, ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं। वो अभी हमने फेस किया है। उस जमाने में ऐसे ही वायरस प्लेग का आया था और पूरा लंदन वंदन सब कुछ बंद हो गया था, बड़े बड़े महानगरों में खाली हो गए थे। न्यूटन का अपना एक खेत था, गांव था, गांव में खेत में उनको भेज दिया गया एट वेरी यंग एज कि भाई आप चले जाओ क्योंकि आपको बीमार हो सकते हो, यहाँ पे प्लेग हो जाएगा, दवाई इतनी है नहीं हमारे पास कोई। वो खेत में बैठे हुए थे और एजुकेशन उनका बंद हो गया था, लेकिन उन्होंने सोचा कि कॉलेज बंद हो गया है, एजुकेशन कहां से बंद हो गए। तो पढ़ रहे थे लॉ, फिजिक्स और वो सब, उन्होंने अप्लाई कर दिया अपने खेत में बैठे बैठे और 3-4 ऐसी चीजें ढूंढ ली। कलर स्पेक्ट्रम जिसको हम कहते हैं, ये न्यूटन का रंग चक्र ऐसा बोलते थे गुजराती में, कलर स्पेक्ट्रम, कि एक व्हाइट लाइट है जिसमें से सब और लाइट आती है, वो भी उन्होंने ढूंढ ली वहां पे बैठे हुए, उसी खेत में बैठे हुए। परिस्थितियां ऐसे हुई कि 5 साल के बाद जब सब कुछ खुल गया और ट्रिनिटी कॉलेज में एज ए स्टूडेंट वो वापस आए, तब तक उन्होंने ऐसी किताब लिख ली थी जो 10 साल के बाद उसी कॉलेज में कोर्स में आ गई, पूरी दुनिया के कोर्स में आ गई। आप भी वही पढ़ के आए हो, लॉ ऑफ फिजिक्स, लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद बहुत सारा काम हुआ, उसके बाद भी आइंस्टाइन और सब लोगों ने किया, लेकिन न्यूटन इज कंसिडर्ड फादर ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न मैथमेटिक्स इवन, क्योंकि मैथमेटिक्स में भी उसका ही अप्लाई होता है। तो ये हो सकता है मेरे दोस्तों कि आप कॉलेज में पढ़ रहे हो और आप कुछ ऐसा करके दिखाओ कि कॉलेज में आपके लिए लोग पढ़े, आपकी बातें लोग पढ़े। आप पढ़ते हो, अब आपको पढ़ा जाए, और ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने खुली है इस सिल्वर रॉक यूनिवर्सिटी में। मैं 3 बार आया हूं तो आपसे सीनियर हूं थोड़ा, इसलिए मैं कह सकता हूं मैंने पूरा कैंपस देखा है, यहाँ के स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन किया है, उनके साथ रील बनाई है इंस्टाग्राम के लिए। तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि किसी को कुछ पता ही नहीं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या है, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। अभी हम बैठे हुए थे, पटेल साहब बैठे थे, सोरेन भाई बैठे थे, मोहन भाई बैठे थे, हम सब बैठे हुए थे, तो हम बातें कर रहे थे कि भाई एआई का जमाना कैसे आ रहा है, उसको कैसे यहाँ पे सिल्वर रॉक में अप्लाई किया जाए। ये प्रारंभ क्या है, ये प्रारंभ जो है, ये बात क्यों की गई। हर यूनिवर्सिटी तो बहुत सारी है, एक आध प्रोग्राम वो करते हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट वाला करते हैं। अब तो डांस के प्रोग्राम भी करते हैं यूनिवर्सिटी में, ये भी काफी सारा देखने को मिलता है कि भाई चलो बच्चे लोग आए हैं, पैसे वैसे खर्च करके आए हैं, उनको थोड़ा एंटरटेन कर लो। स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मेरी कोई अपनी यूनिवर्सिटी है ही नहीं कि मैं उसमें कोई जजमेंट दे सकूं। मैं तो ये कहता हूं कि ये एक यूनिवर्सिटी है अहमदाबाद में, यंगेस्ट यूनिवर्सिटी टू गेट द नेक एक्रेडिटेशन फॉर द ए ग्रेड। वो बहुत प्रेस्टिजियस है, क्योंकि काफी सारे लोग बाहर से आके चेक करते हैं कि आप किस तरीके से काम करते हो, काम की बाहर रिजल्ट क्या आते हैं। काम तो आप दिखाते हो, लेकिन काम का परिणाम भी मिलता है या नहीं मिलता। और ये यूनिवर्सिटी ने इस सब के साथ कुछ ऐसा करके दिखाया, ये पूरा सीक्वेंस मुझे पटेल साहब बता रहे थे, सोरेन भाई बता रहे थे कि एक जय वसावड़ा का प्रोग्राम नहीं है, काफी सारे प्रोग्राम इनिशिएट किए हैं जस्ट टू वार्म अप। जो एक्सरसाइज में कहते हैं ना कि पहले वार्म अप करो फिर एक्सरसाइज शुरू करना। अगर वार्म अप के बजाय आप एक्सरसाइज करने के लिए जाओगे तो आपका मसल पुल हो जाएगा। ये क्रिकेट में होता है ना, काफी सारे लोग जो बीच बीच में, अब देखियो MS धोनी सिर्फ IPL खेलने के लिए आते हैं, बीच में तो कुछ खेलते नहीं, तो इस बार IPL भी नहीं खेल पाए, आपके नजर के सामने है। तो ऐसा तो नहीं है कि बीमार है, हॉस्पिटल में है, बात कर रहे हैं, घूम रहे हैं, राज शमानी के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन खेल क्यों नहीं पाए? क्योंकि उनकी फिटनेस ऐसी नहीं हुई। तब ऐसे भी नहीं है कि 60 साल के 65 साल के हो गए, IPL के 1 मैच तो 2 मैच तो 5 मैच तो खेल सकते थे, ज्यादा नहीं खेल सके। तो यू भी बहुत ज्यादा तो नहीं खेलते, वो जो मैच खेलते हैं उसमें भी आधा आराम करते हैं। इसलिए नहीं खेल पाए क्योंकि रिदम में नहीं है। क्योंकि क्रिकेट या किसी भी स्पोर्ट्स में अगर आप रिदम में नहीं हो तो आपके फॉर्म चली जाती है। आपको खेलना पड़ता है, हर बार प्रैक्टिस मैच में भी खेलना पड़ता है। ऐसा भी सोचना पड़ता है कि अफगानिस्तान के सामने मैं नहीं खेलूंगा, नहीं चलेगा, खेलना पड़ता है, क्योंकि आप तब रिदम में रहोगे। ये हार्दिक पांड्या के साथ भी हुआ, खेलते हैं इंजर्ड हो जाते हैं तो रिदम निकल जाती है। तो आपको रिदम में लाने के लिए, आपको वार्म अप करने के लिए
आपकी जो एफिशिएंसी है उसको थोड़ा पोटेंशियल को ढूंढने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पोटेंशियल। किसी भी आदमी का पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए। आपको मालूम है अभी 2 फिल्में चल रही है अहमदाबाद में। अहमदाबाद में क्या, पूरे भारत में चल रही है। भारत में क्या, पूरे विश्व में, जगत में चल रही है। ऐसी 2 फिल्में जहां पे बड़ी फ्रेंचाइजी जिसको माना जाता है हॉलीवुड की, स्टार वॉर्स, उन्होंने घुटने टेक दिए। ऐसी फिल्में जहां पे स्टीवन स्पिलबर्ग, जिनका नाम ही काफी है एज अ फिल्म मेकर, जुरासिक पार्क और जॉज और काफी सारी ईटी और ऐसी फिल्में बनाने वाले कि जिन्होंने ट्रेंड सेट कर दिए। वेकेशन में फिल्म रिलीज हो जाए, इसका जो समर वेकेशन मूवीज का ट्रेंड है वो स्पिलबर्ग की ईटी से शुरू हुआ था, जोश से शुरू हुआ था। वो ऐसे आदमी, इनकी फिल्म से ज्यादा ओपनिंग 2 फिल्मों ने ली है, जो मैंने कहा कि अभी भी मैं बोल रहा हूं अहमदाबाद में चल रही है। एक है ऑब्सेशन और दूसरी है बैकरूम्स। ऑब्सेशन के डायरेक्टर की उम्र है 27 साल, बैकरूम्स के डायरेक्टर की उम्र है 21 साल। दोनों 21वीं सदी की प्रोडक्ट है। यूट्यूबर्स थे, यूट्यूब में वीडियो बना के डालते थे। आज उनकी फिल्मों ने, जैसे हमारी एक गुजराती फिल्म आई थी लालो, सडन सरप्राइज आ गया, किसी को पता नहीं था। अब तो काफी सारे, अब तो लोगों ने कृष्ण के ऊपर 3-4 फिल्में रिलीज कर दी है, क्योंकि उन लोगों को लगा कि भाई लालो चल गई तो हमारी भी चल जाएगी। नहीं, लालो इसलिए चली क्योंकि उन्होंने एक ऑनेस्टली, एक इंटेग्रिटी के साथ एक स्टोरी टेलिंग का प्रयत्न किया था। इतना चल गया कि भाई फिल्म का जो आप हिसाब लगा के देख लो तो उसने 100 टाइम्स रिकवर कर लिया पैसा, 100 टाइम्स। ऑब्सेशन का भी ऐसा ही है, 8 करोड़ में बनी फिल्म है और 2500 करोड़ से ज्यादा कमाई कर ली उसने। सेम बैकरूम्स का है। क्यों होता है ऐसा, कैसे होता है? क्योंकि 20 साल के आदमी को आप कैसे कहोगे, स्टूडियो वाले लोग, प्रोड्यूसर लोग कैसे कहोगे तुम फिल्म बना के दो? पोटेंशियल। उन्होंने यूट्यूब पे कुछ ऐसे वीडियो बनाए कि जो बड़े लोग बैठे हुए थे, उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया कि टैलेंटेड आदमी है, उसको पता है कि स्टोरी कैसे कही जाती है। उन्होंने उनको हायर कर लिया और आज वो बड़े फिल्म मेकर के साथ सेम लीग में आ गए। हमारी बड़े फिल्म मेकर को, जैसे वैभव सूर्यवंशी हमारा आ गया। अब 15 साल की उम्र में उसको सचिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया उससे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का, क्योंकि उनका डेब्यू सचिन से कम उम्र में हुआ। हमारे सामने ही है। 15 साल की उम्र में सचिन जब आए थे 16 साल की उम्र में खेलने के लिए, तब भी लोग बोलते थे कि ये उम्र तो थोड़ी है कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलोगे। आज वो गॉड ऑफ क्रिकेट माने जाते हैं। अब देखना, आप ऑब्जर्व करना, अभी वैभव सूर्यवंशी ने तो शुरुआत की है, पता नहीं कल क्या होगा। लेकिन इस वक्त शुभमन गिल बहुत चल रहे हैं, इनफॉर्म है, कैप्टन भी है। शुभमन गिल जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आए, उसी वक्त पृथ्वी शॉ भी इंटरनेशनल क्रिकेट में आए। जिनको क्रिकेट का थोड़ा बहुत समझ है उनको याद होगा, दोनों की टाइमलाइन सेम है इंटरनेशनल क्रिकेट में आने की। जैसे सचिन और विनोद कांबली एक साथ आए थे इंटरनेशनल क्रिकेट में, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे, एक ही बैकग्राउंड, एक ही लैंग्वेज, एक ही कोच। अब पुराना जमाना हो गया, लेकिन आगे बैठे वाले जो लोग हैं उनको याद होगा, पीछे बैठने वाले को तो देखा ही नहीं होगा कि सचिन और कांबली कौन है। एक लेफ्टी थे, एक राइटी थे। ओके, तो एक चल गए तो इतना चल गए कि आज भी जहां पे जाते हैं सेलिब्रिटी माने जाते हैं। आज भी लोग उनके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए दौड़ते हैं। एक नहीं चले तो ऐसा नहीं चले कि हॉस्पिटल में चले गए, पैसे वैसे खत्म हो गए, 2-3 शादियां उनकी हुई और टूट गई। लास्ट वाली जो शादी है वो इसलिए बच गई कि उनकी वाइफ ने कहा कि भाई इनकी तबीयत ही ऐसी है कि मैं अब डिवोर्स का नोटिस दूं तो मुझे लगता है कि वो मर जाएंगे, तो चलो उनको पहले जिंदा रखते हैं। ऐसी परिस्थिति हो गई एक जमाने के सुपरस्टार क्रिकेटर की। वही पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल में हुआ। पृथ्वी शॉ ने क्रिकेट में शुभमन गिल से ज्यादा स्कोर किया था जब आए, तब उनमें पोटेंशियल दिख रहा था लोगों को। जैसे मैंने कहा ना कि वो 20 साल के लड़के में पोटेंशियल दिखा, उसको फिल्म दे दी गई डायरेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल की। 20 साल के लड़के को, आपकी उम्र के, और उससे निकाल दिया फिल्म को, उससे हिट करवा दिया फिल्म को। तो पोटेंशियल दिख रहा था। हुआ क्या, पृथ्वी शॉ ने काफी सारे वीडियो बना के रखे, उन्होंने पार्टियां बहुत की, उन्होंने बहुत जलसे किए, स्विमिंग पूल वाला एक बंगलो ले लिया, उसका भी वीडियो निकाल के रखा है कि मेरे पास ये कार है, मेरे पास ये
स्विमिंग पूल है, ये है, वो है। उनका फोकस चला गया कि भाई मैं एंजॉय कैसे करूं लाइफ को। अब सचिन का जो फोकस आप देखो, शुभमन गिल का फोकस देखो, उनका फोकस ये था कि मैं आगे कैसे बढ़ूं लाइफ में। क्या सचिन के पास बंगला नहीं है? सचिन के पास अच्छी कार नहीं है? प्राइवेट जेट है उनका। अभी खेल रहे थे अपनी बेटी के साथ। अब अगर सचिन तेंदुलकर की बेटी का, सारा तेंदुलकर का इंस्टाग्राम आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि सचिन तेंदुलकर प्राइवेट जेट में क्रिकेट खेल रहे हैं अपनी बेटी के साथ। तो उनको नहीं मिली सुविधा, उनको नहीं मिले आनंद, उनको नहीं मिले सेलिब्रिटी स्टेटस। लेकिन उन्होंने वो लक्ष्य नहीं रखा। उन्होंने लक्ष्य रखा क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करने का, चैलेंज ली कि मैं टफ बॉलिंग के सामने, टफ ओपोनेंट के सामने काम करूंगा। लक्ष्य ये नहीं रखा कि पहले मेरा बंगला हो जाए, पहले मेरी कार हो जाए, लोग देखे कि मैं कैसे स्विमिंग पूल में नहा रहा हूं, लोग देखे कि मैं 12 बजे क्या पार्टी कर रहा हूं। ऑब्जर्व दैट। जहां जहां पे शुभमन गिल ने भी सेम लक्ष्य रखा, यशस्वी जायसवाल ने भी सेम लक्ष्य रखा। अब वैभव सूर्यवंशी भी अगर यही पाथ में चलेंगे तो वो सचिन बन जाएंगे, नहीं चलेंगे तो कामली बन जाएंगे। यू नेवर नो। क्योंकि ये तो देखिए, वर्ल्ड इज अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन माय फ्रेंड्स। आप चलते हो तब तक आपकी तूती बोलती है, ऐसा हिंदी में कहा जाता है। जब तक बल्ला चलता है तब तक ठाठ चलेगा। एक कैंपेन था पूरा, और कैंपेन जिन्होंने किया था वीरेंद्र सहवाग, उनके साथ भी वही हुआ। बल्ला चलता बंद हो गया तो टीम में से निकल गए। तो बल्ला चलता है तब तक ठाठ चलेगा। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि अगर आप अभी शुरू करेंगे अच्छा कुछ करने का, आपके पास 4 या 5 साल है कुछ करके दिखाने के इस सिल्वर ऑक यूनिवर्सिटी में। जैसे पटेल साहब की आपको बोल रहे थे, खांडवाला साहब भी आपको बोल रहे थे, मैं दूसरी लैंग्वेज में आपको बोलता हूं। अब 5 साल में आपको लगता है कि भाई ये बेस्ट टाइम ऑफ आवर यंग एज है, हमको एंजॉय करना है, हमको पार्टी करनी है, हमको ये करना है, हमको वो करना है, हम क्यों ये जय वसावड़ा को सुनने के लिए बोर हो, हम क्यों बैठे, हम क्यों किताब विताब लेके बैठे, हम क्यों करियर वरियर की परेशानी करें। उसके लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। मस्ती कर लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं। होगा क्या? 5 साल तो आप पार्टी कर लोगे क्योंकि पेरेंट्स पेमेंट कर रहे हैं। अभी तो मुझे बताया गया कि यहाँ पे समर जॉब जैसा एक कॉन्सेप्ट भी है कि जहां पे स्टूडेंट खुद अर्न कर रहे हैं। अर्न व्हाइल यू लर्न, जो मैंने खुद किया था, उस जमाने में किया था जब यहाँ पे ये ट्रेंड नहीं था। मैं तो घर पे पढ़ा हुआ था, होम स्कूल की प्रोडक्ट हूं। मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया था, फिर हाई स्कूल भेजा, फिर वहां से जब मैं कॉलेज आया और मैंने जो किताबें पढ़ी उसमें से मुझे लगा पढ़ते पढ़ते कि भाई मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए कि भाई मेरे पेरेंट्स फीस भर सकते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि मैं फीस उनके पास से लूं। क्योंकि पैसे जब हम खुद कमाते हैं ना तब उसकी वैल्यू हमें पता होती है। खर्चते हैं तब उसकी वैल्यू पता नहीं होती, कमाते हैं तब वैल्यू पता होती है कि भाई ये खाना महंगा है, ये खाना थोड़ा सस्ता है। अब हमारे पॉकेट में इतने पैसे हैं तो हम इतना खर्च कर सकते हैं। अभी मैं एक साइकोलॉजी की थियरी पढ़ रहा था, क्रेडिट कार्ड इकोनॉमी, प्लास्टिक इकोनॉमी, ये हमारी यूपीआई इकोनॉमी। क्योंकि पैसे एक्चुअल आप पेमेंट नहीं करते ना, आपको पता नहीं चलता कितने चले गए। एक क्लिक किया 50,000 चले गए, एक क्लिक किया 1 लाख चले गए। अब 1 लाख गिन के किसी को दोगे तो पता चलेगा कि 1 लाख कितने होते हैं और ये कमाने में कितना वक्त लगता है। क्योंकि गिन के हम नहीं देते तो पता ही नहीं चलता। तो पूरी लोन इकोनॉमी आ गई। अमेरिका भी लोन लेके बैठा है और भारत भी लोन लेके बैठा है। पूरे कंट्री में, पूरे नेशन में लोन इकोनॉमी की साइकोलॉजी आ गई, क्योंकि कोई एक्चुअल कैश स्पेंड ही नहीं करता। आपको मालूम है, मैं जापान 2 बार गया हूं, पिछले साल भी गया था, वहां पे वर्ल्ड एक्सपो था, ग्लोबल एक्सपो। जापानी पब्लिक ने यूपीआई, जो हमारे यूपीआई हम जो इस्तेमाल करते हैं ना, यूपीआई जो जीपे या भीम या फोन पे, वो यूपीआई टेक्नोलॉजी आप गूगल को पूछ लो, जापान में शुरू हुई। लेकिन जापान ने यूपीआई को अप्लाई नहीं किया। जापान में अभी कैश चलते, इतना कैश चलता है कि होटल में एटीएम होते हैं। आप टूरिस्ट हो, आप कैश लेने कहां ढूंढोगे, जापानीज करेंसी कहां ढूंढोगे? अपनी होटल में ही है, अपनी होटल की लॉबी में है। जैसे होटल की लॉबी में आप पानी पी सकते हो, उसे होटल की लॉबी में जापानीज करेंसी निकाल सकते हो। लेकिन उन्होंने ये कैश की इकोनॉमी क्यों रखी? मैंने पूछा कि इकोनॉमी वाइज तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब आज के जमाने में। उन्होंने इसलिए कैश की इकोनॉमी रखी कि लोग ज्यादा स्पेंड न करें, जितना ही स्पेंड करें जितनी उनको जरूरत है। क्योंकि जब कैश निकाल के देते हो तब आपको पता चल जाता है कि इतनी जरूरत है या नहीं है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं मेरे दोस्तों कि 5 साल आप पार्टी करो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है।
एक हम ऐसे सेशन रखेंगे जो जहां जहां पे मैं घुमाऊं और जितनी जितनी ब्रांड्स मैंने देखी है उनकी बातें करेंगे कि बाइक में हार्ले डेविडसन कैसी है, गुच्ची के शूज कैसे है, रेबन के सनग्लासेस कैसे है। मैं तो वो बात भी करने के लिए आ जाऊंगा आपके सामने। प्रॉब्लम ये होगा कि कोई आपको मुफ्त में ये नहीं देगा, और देगा तो पूरी कीमत वसूल करेगा। माँ बाप के अलावा इस पृथ्वी पे ऐसे कोई है ही नहीं जो आपको मुफ्त में कुछ चीज इस्तेमाल करने के लिए दे। आपको जब लग रहा है कि ये मुफ्त में दे रहे हैं तो समझ लेना कि इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जब मांगेंगे तो आपको कुछ देना पड़ेगा सामने। रिमेंबर दैट, आपकी एज ऐसी है कि आपको ये तो याद ही रखना पड़ेगा कि देयर इज नो लंच इज फ्री। तो मुफ्त में कोई देगा नहीं, तो हमें अर्न करना पड़ेगा ना। हमें बाइक लेनी है या सनग्लास लेना है या मोबाइल लेना है, अर्न करना पड़ेगा। स्टीव जॉब्स जिन्होंने 2007 में पहला आईफोन बनाया, उनकी बेटी जो आज तो पीएचडी हो गई, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो गई, ईव जॉब्स, लेकिन उस वक्त छोटी थी, तो उन्होंने अपना आईफोन बेटी को गिफ्ट नहीं किया। अब यूएस तो ऐसा देश है कि उसमें बच्चों को आप मार भी नहीं सकते, डांट भी नहीं सकते, वो केस कर देते हैं, पुलिस केस कर सकते हैं, उनको राइट है। एक उम्र के बाद आप उनके साथ मिस हैंडलिंग नहीं कर पाते। नॉर्वे में हमारी एक माताजी ने किया था, तो अभी केस चल रहा है, बच्चे को ले लिया गवर्नमेंट ने कि आपने क्यों उसको मारा, आप तो थ्रेट हो उनके लिए। अब हिंदुस्तानी माताओं को तो आदत होती है, ओके, वो स्ट्रेस बस्टर, स्पिनर विनर जैसे आते हैं, तो हमारी माता ही स्ट्रेस बस्टर थी। एक चप्पल आता था घूमता हुआ, जब स्पिनर नहीं था उस जमाने में। लेकिन दुनिया में ऐसी चीज नहीं है। तो स्टीव जॉब्स को पूछा गया कि आपने इतनी बड़ी प्रोडक्ट बनाई, दुनिया का पहला स्मार्टफोन बना है, और आपकी बेटी ही नहीं इस्तेमाल करती, तो दूसरे के बच्चे क्यों करें? तो स्टीव जॉब्स से मुस्कुराते हुए उस जमाने में जवाब दिया था, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनोवेटर वर्ल्ड इज एवर सीन। उनका जवाब था कि देखिए, मेरे पास जब मैं इस पे काम कर रहा था, स्मार्टफोन बनाने में काम कर रहा था, तब कोई आईफोन नहीं था, इसलिए मैं कॉन्सेंट्रेट कर पाया, 18 घंटे तक लैब में बैठ के दिमाग के साथ लड़ पाया। अपने गुजराती में कहिए ना, माथा पच्ची, ओके, वो कर पाया मैं, क्योंकि मेरे पास आईफोन नहीं था डिस्ट्रैक्ट होने के लिए। मैंने आईफोन बनाया इसलिए कि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। ये देखिए, हमको इंस्टाग्राम की आदत है, फेसबुक की आदत है, व्हाट्सएप की आदत है। वो तीनों के मालिक जो मार्क जकरबर्ग है, उनका आप घर का अगर फोटो और वीडियो देखो, वो भी मिल जाएगा आपको गूगल में। तो 8000 किताबों की लाइब्रेरी बना के रखी है उन्होंने, 8000 बुक्स। डॉक्टर के बेटे हैं, वो किताबें पढ़ते हैं, हम व्हाट्सएप पढ़ते हैं। तो ये देखना, ये डिफरेंस देखना आप, ये डिफरेंस देखने जैसा है। अभी आपको तो मालूम ही होगा, दुनिया ने कभी नहीं देखा था इतिहास में, ट्रिलियनर हो गए इलॉन मस्क, फर्स्ट ट्रिलियनर ऑफ द वर्ल्ड। ट्रिलियनर मिलियनर में छोड़ दीजिए, हमको पता चले इस लैंग्वेज में उनकी संपत्ति का बयान कर सकते हैं। अगर आप रोज के 10 करोड़ स्पेंड करो, 10 करोड़ का खर्च करो, डेली 10 करोड़ रुपए आज की करेंसी में, तो डेली हर दिन 10 करोड़ आप एक्सपेंस कर सकते हो, तो 2740 साल तक आप वो कर सकते हो। 2740 years you can spend 10 करोड़ a day। इतनी संपत्ति इलोन मस्क की स्पेसएक्स के आईपीओ के बाद हो गई। आपको तो बड़े मन में लड्डू फूट रहे होंगे, एक दो के आंख में तो दिखाई भी दिए मुझे, ये सही बात जा रही है। ये दिन के 10 करोड़ स्पेंड करने के लिए अगर मिल जाए, जिनके आप कह रहे हैं कि भाई इलोन मस्क की तो चांदी ही चांदी है, अब उनको तो पृथ्वी पे ही नहीं रहना है। हमारे पास अगर 10 करोड़ आ जाए तो हम पहले ये देखेंगे कि अहमदाबाद में अच्छा बंगला कहां पे है, और उनको मार्स में जाके रहना है कि भाई मैं भी मार्स में जाऊं और दूसरों को भी मार्स में ले जाऊं। कैसे ले जाऊं? अभी तो वो टेराफेब करके कंपनी उन्होंने निकाली है जो चिप बना रही है आसमान में, क्योंकि यहां पे धरती पे चिप बनाने का इतना पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको पता होगा पेन ड्राइव वेन ड्राइव के भाव सब ज्यादा हो गए पिछले साल से मुकाबले। सिर्फ पेट्रोल के भाव ही नहीं बढ़े, प्राइस तो पेन ड्राइव की भी बढ़ी है, माइक्रोचिप की भी बढ़ी है। सो माय फ्रेंड्स, स्टीव जॉब्स का जवाब और इलोन मस्क का जवाब सिमिलर प्लेट पे है। दोनों डिफरेंट इंसान है, डिफरेंट एरा है। फिर भी स्टीव जॉब्स ने यह जवाब दिया कि भाई मैं इसलिए अपने बच्चों को आईफोन नहीं देता कि अभी उनकी उम्र नहीं है इसको साइलेंट या स्विच ऑफ करने का डिसीजन लेने की।
अभी बच्चे हैं छोटे, जब उनको ये उम्र आ जाएगी कि उनको पता चलेगा कि कब फोन को साइलेंट करना है, कब फोन को स्विच ऑफ करना है, तब मेरी बेटी को आईफोन क्या, आईफोन से कमाई हुई दौलत भी मिलेंगी। बाप ने जो आईफोन में से पैसे बनाए हैं उसकी भी कौन है वारिस? आज तो रहे नहीं स्टीव जॉब्स, तो वारिस तो अभी बेटी ही है, उनको भी मिलेंगे एप्पल के शेयर के पैसे। टिम कुक तो जॉब कर रहे हैं, जो काम कर रही है वो तो स्टीव जॉब्स का अपना खुद का कॉर्पोरेशन है एप्पल। तो कमाई भी मिलेगी, लेकिन तब मिलेगी जब उसमें समझ आ जाए कि फोन को कब बंद करना है। ऐसा नहीं कि फोन का इस्तेमाल नहीं करना है, फोन का इस्तेमाल तो मैं भी करता हूं, लेकिन अभी यहां पे जब मैं खड़ा हुआ तब मैंने बंद किया, साइलेंट किया। यहां पे ही बैठे हुए एक पोस्ट कर ली। अब अभी देखो मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम में आपको एक वीडियो दिखाई देगा, यहां पे ही बैठे हुए डाला है, लेकिन तब मैं फ्री बैठा था। अब मैं काम कर रहा हूं तो मैंने फोन साइलेंट कर दिया। विराट कोहली के पास तो वो गोल्ड प्लेटेड फोन है, ओके, और फोन में सुनने वाली एक अनुष्का भी है। अब ज्यादातर लोगों के पास तो ऐसे लोग नहीं घर में कि जो उनकी बात सुने। अब ये तो इतना हैप्पी कपल है कि एक दूसरे की बात सुनते हैं, एक दूसरे के साथ घूमते हैं, ओके। लेकिन आपने कभी देखा कि विराट कोहली ने खेलते वक्त फोन उठा लिया? ज्यादातर लोग, क्रिस्टोफर नोलान की एक ओडिसी नाम की फिल्म आ रही है, बड़े धामधूम से उसकी तैयारी हो रही है, अगले मंथ आ रही है। आज अभी उसके बुकिंग खुल गई है भारत में, और जो आईमैक्स थिएटर मुंबई का सबसे बड़ा है उसका टिकट का प्राइस है 3,300 रुपीज फॉर ओडिसी। ये क्रिस्टोफर नोलन ने फोन ही नहीं रखा अपनी लाइफ में। लोगों ने पूछा कि आपने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई, आपने ओपनहाइमर बनाई, आपने डार्क नाइट बनाई, आपने इंसेप्शन बनाई, आप इतना दिमाग रखते हैं, टेक्नोलॉजी साइंस सब कुछ समझते हैं, आपने फोन नहीं रखा? तो क्रिस्टोफर नोलन ने कहा कि हाँ, आसपास में किसी का इस्तेमाल कर लेता हूं, किसी को फोन करना है मैं खुद क्यों रखूं, मुझे जरूरत ही नहीं है इसकी। मेरी दिमाग को मैं खाली रखूंगा, खाली रखूंगा तब मैं सोचूंगा, सोचूंगा तब इतने लोग मुझे फॉलो करेंगे। अब समझना, मुरारी बापू जो कथा बहुत करते हैं और मैं उनकी कथाओं में काफी बार जाता हूं, अभी भी उल्लेख भी किया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का। अब मुरारी बापू की मेमोरी बहुत शार्प है, बहुत शार्प। मानिए आपने एक चीज उनके सामने बोली, वो 10 साल के बाद बोलेंगे कि जय वसावड़ा ने ये बात मुझे बताई थी ऐसा करके। काफी सारे लोग शायरी सुनाते हैं, लेकिन मैं भी भूल जाता हूं कि किसने लिखी थी, लेकिन बापू तो कवि का नाम लेके सुनाते हैं कि इनकी 2 पंक्तियां आपको मैं सुनाता हूं। एट द एज ऑफ 81 इतनी मेमोरी शार्प है। मैंने एक बार उनको पूछ लिया, बाजू में बैठा हुआ था, जैसे पटेल साहब के बाजू में ही बैठा हुआ था ऐसे ही बैठा हुआ था, तो मैंने पूछ लिया कि बापू इसका सीक्रेट बताइए, उसका सीक्रेट क्या है। 2 सीक्रेट्स मैंने उनको पूछे, जो पब्लिकली तो वो कभी कहते नहीं। एक मैंने ये पूछा कि 81 साल की उम्र में आप एक ही पोजीशन में बैठ के कथा करते हैं और आपका गला भी खराब नहीं होता कभी? हम तो 4 घंटे बोल लेते हैं तो दूसरे दिन गर्म पानी पीना पड़ता है, ये कैसे होगा? दोनों सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहला तो सीक्रेट मुरारी बापू ने यह बताया कि मैंने पूछा कि आपको याद कैसे रहता है, तो उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए कि मैं फोन ही नहीं रखता। याद जो रखना है वो मेरे दिमाग को रखना है, मैं उसको आउटसोर्स करता ही नहीं। अब आउटसोर्स करोगे तो भूल जाओगे, क्योंकि अब आपके दिमाग को पता चल गया कि याद करने वाला तो कोई और है, मुझे क्यों याद रखने की जरूरत है। दिमाग सो गया लेट के, तो उन्होंने कह दिया कि मैं फोन ही नहीं रखता। फोन रखूंगा तब मैं सोचूंगा ना कि ये याद तो फोन रखेगा, उसमें देख लूंगा। सब कुछ यहां पे ही टैप पड़ा हुआ है, कुछ भी बोलना है, कुछ भी कहना है यहां से। दूसरी बात का उन्होंने जवाब दिया कि गला क्यों इतना चलता है, तो उन्होंने कहा कि भाई जब बोलता हूं उसके बाद मौन ले लेता हूं। मिलने के लिए लोग आते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं, सिर हिलाता हूं, ज्यादा बातें नहीं करता। जब काम करना है तब इस गले को पूरा काम देता हूं, गा भी सकता हूं, 4-4 घंटे बोल सकता हूं 9 दिन के लिए कंटिन्यूस। काम नहीं करना है तब उस गले को रेस्ट में पोजीशन में डाल देता हूं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीख है हमारे लिए, ये प्रारंभ जो है ना, उस प्रारंभ के लिए कि जब हमें अपनी पास जो पोटेंशियल है, वो जो एनर्जी है वो भी लिमिटेड है। ऐसा तो नहीं है कि अनलिमिटेड फोर्सेस है हमारे पास। अब जैसे हमारी अलमारी में हम कपड़े वपड़े सब कुछ अच्छी तरीके से वो उसको पूरी इस्त्री बिस्त्री करके रखेंगे, ज्यादा कपड़े आ जाएंगे।
ऐसे ही डाल देंगे, कम कपड़े आ जाएंगे। रिमेंबर दैट, ये तो आपने महसूस किया होगा। अब जब पैकिंग करते हो बैग वैग की, फोल्ड करके आप रखोगे कपड़े, ज्यादा आएंगे। फोल्ड नहीं करोगे और ऐसे ही डाल दोगे, वही वजन है, वही बैग है, कम आएंगे। अनफोल्डेड नॉलेज अब आपके दिमाग में जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा। 2 लाइन यहां से पढ़ ली, 2 मिनट ये पढ़ लिया, 5 मिनट ये सम कर लिया, ज्यादा नहीं जाएगा। फोल्डेड करके उसको रखोगे, ज्यादा जाएगा। इसकी भी कैपेसिटी की लिमिटेशन है ना। ओके, प्रोसेसिंग पावर बहुत ज्यादा है हमारा जो प्रोसेसिंग पावर है हमारे दिमाग का, मैं आपको दिखा दूं, अभी यहां पे चमत्कार करके, जादू करके दिखा दूं। मैं बोलता हूं गांधी जी, चूंकि रुपये की नोट पे है, हर किसी ने देखा ही है। जब मैंने गांधी जी बोला, जब यहां पे कितने सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट डिफरेंट गांव से, अभी एक दूसरे के साथ दोस्ती नहीं हुई, पहचान नहीं हुई। मैं एक किताब लेके आया हूं, साधु साहब को पता है ये दोस्ती मैंने क्यों पसंद की। मैं मोटिवेशनल किताब भी लेके आ रहा था, तो मोटिवेशन के बजाय मैंने फ्रेंडशिप वाली किताब क्यों, मैंने कहा कि भाई बच्चों को अगर चाहिए तो हम डिस्काउंट करके रखते हैं, किसी बच्चे को अगर पढ़ने का शौक है वो ले सकती है। व्हाई आई सिलेक्टेड द दोस्ती बुक, क्योंकि ये 5 साल में आप दोस्त भी बनाओगे जो लाइफ टाइम रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कैंपस लाइफ में सिर्फ मार्क्स है, वो ऐसे लोग भी एक जो आपको सपोर्ट सिस्टम बन जाए, जो आप रात को 2 बजे जिनके साथ कुछ शेयर कर सको। जब आप किसी कोई ऐसा इंसान नहीं ढूंढोगे ना लाइफ में जिसके साथ कुछ बातें शेयर कर सको, तो फिर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में शेयर करनी पड़ेगी। और उसका प्रेशर ऐसे आएगा कि भाई लोग, आप देखिए एनआईटी की एग्जाम में डेट चेंज हो गई, 3 बच्चों ने तो सुसाइड कर लिया। प्रेशर, प्रेशर, इतनी कम उम्र में लोगों के दिमाग में प्रेशर फट जाए, इतना प्रेशर है। मैंने कहा ना लिमिटेड कैपेसिटी है, प्रोसेसिंग चमत्कारिक है। मैंने गांधी जी बोला, आपको दिमाग में गांधी जी आ भी गया होगा, डिलीट भी हो गया होगा। एआई से फास्ट, एआई को तो आप प्रॉम्प्ट दोगे तब एआई काम करेगा। मैंने प्रॉम्प्ट भी नहीं दिया, मैंने बोला, सिर्फ नाम बोला, सिर्फ वर्ड बोला, गांधी जी का फोटो आया और कब निकल गया आपको भी पता नहीं, क्योंकि आपके दिमाग ने सेल्फ प्रोसेसिंग कर दिया कि ये फोटो है, ये गांधी जी है, काम है इसका। तो आपने कहा कि नहीं, आपने कहीं नहीं कहा, आपके दिमाग ने खुद ही डिसीजन ले लिया कि अभी तो कोई गांधी जी वाली बात है नहीं, ये तो भाई कुछ बोल रहे हैं, उसमें गांधी जी का नाम आया, निकालो इस फोटो को। फिर दूसरा बोलूंगा गुलाब, गुलाब भी आ जाएगा, क्योंकि वो भी सबने देखा है, किसी ने दिए भी होंगे और किसी को उसके कांटे भी मिले होंगे। लेकिन गुलाब बोलता हूं, गुलाब दिमाग में आ जाता है, गुलाब की इमेज प्रोसेस हो जाती है, दिखाती है आपको दिमाग, और निकल भी देती है, और आपने कुछ नहीं किया, आपने 0 प्रॉम्प्ट दिया। हर कोई यहां पे जो बैठा है वो ये दिमाग लेके बैठा है। और जो इलोन मस्क की जो मैं बात कर रहा था, मैंने कहा कि कनेक्शन है स्टीव जॉब्स की बात और इलोन मस्क की बात। तो इलोन मस्क को अभी पूछा गया कि इतनी सारी दौलत का, वो केबीसी में अमिताभ बच्चन पूछते हैं ना हर किसी को कि इन धनराशि का आप क्या करेंगे, तो कोई अमिताभ को नहीं पूछता कि आप भी बहुत धनराशि लेके जाते हैं यहां से, हर साल आप करोड़पति हो जाते हैं इस शो करने की वजह से, इतनी धनराशि का आप क्या करोगे, अब तो 83 साल के हो गए। लेकिन उनके पास तो जवाब होगा कि भाई अभिषेक बच्चन की करियर अभी नहीं चली है, तो मैं जब तक चल रहा हूं तब तक चल रहा है घर। तो उसमें से एक रिमाइंडर भी है, आपके पिता धीरूभाई अंबानी हो तो कोई गारंटी नहीं है, उसमें एक मुकेश अंबानी हो सकते हैं, अनिल अंबानी भी हो सकते हैं। एक के पास बहुत सारी दौलत है और एक के पास कोर्ट के चक्कर चल रहे हैं, अभी जितनी है वो भी नहीं रहेगी अभी तक जो है। अभी उन्होंने कोर्ट में कहा था कि मेरी बीवी के गहने मैंने बेच दिए हैं वकीलों की फीस चुकाने के लिए, तो ये पैसे कहां से लाऊं। देखिए, ये कोई गारंटी नहीं है। धीरूभाई अंबानी के घर पे पैदा होने के बाद भी, उनके हाथ के नीचे ट्रेन होने के बाद भी, उनकी आधी संपत्ति के वारिस होने के बाद भी आप वो संपत्ति गंवा सकते हो। अमिताभ और जया के घर पे पैदा होने के बाद भी आप अमिताभ नहीं बन पाते। सचिन के घर पे पैदा होने के बाद भी आप सचिन नहीं बन पाते। आप ड्रिंक्स लेके जाते हो दूसरों के लिए। अर्जुन तेंदुलकर उनके बेटे, रिमेंबर दैट, वो 12वें खिलाड़ी के तौर पे ज्यादा खेलते हैं ग्राउंड पे खेलने के बजाय। जिनको ये लगता है कि लाइफ में बहुत गारंटीड है, हमारे पास तो पुरखों की जमीन है, हमारे पास तो हमारे पापा ने बोल दिया है कि इतने पैसे हैं, मम्मी ने पिता बोल दिया है कि भाई तुम्हारी शादी होगी तो इतना सोना देंगे। नहीं,
किसी भी गारंटी नहीं है लाइफ में, कुछ भी हो सकता है एनी टाइम। ये देखा, हमारी तो कोई गलती ही नहीं थी, हमने किसी के साथ युद्ध नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और कितने प्राइस बढ़ गए, पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए, कुछ चीजों के प्राइस बढ़ गए, क्योंकि युद्ध कहीं पे और हो रहा था, साइड इफेक्ट हमें भुगतनी पड़ी। रिमेंबर दैट, कभी भी कुछ भी हो सकता है लाइफ में, लेकिन अगर दिमाग से आप इररिप्लेसेबल हो जाओगे, अगर आप ऐसी करियर बनाएंगे आपकी कि कोई आपको रिप्लेस न कर पाए, तो चाहे एआई का तूफान आ जाए, चाहे वर्ल्ड वॉर 3 आ जाए, आपकी जॉब, आपका काम, आपकी करियर कोई छीन नहीं पाएगा, वो रहेगा। इसी अमिताभ बच्चन ने इसी केबीसी में बोला था, जब 25 साल केबीसी के पूरे हुए, कि भाई मैंने अपनी लाइफ का 1/3 हिस्सा इस सेट पे बिताया है। 25 साल केबीसी का बनी, अमिताभ 80 साल के हुए, 83 साल के हैं आज, तो 25 इयर्स तो उन्होंने यही काम किया है। केबीसी 2000 से शुरू किया था, और तब दिवालिया हो चुके थे, उनके पास पैसे नहीं थे, और उन्होंने कहा कि जब मेरी फिल्मों की दुकान नहीं चली, तब मेरी भाषा की दुकान ने मुझे बचा लिया। भाषा, लैंग्वेज, क्योंकि बाप कवि थे, अच्छी हिंदी सिखाई थी, हिंदी बहुत अच्छी बोल सकते हैं, बहुत आराम से बोल सकते हैं, अंग्रेजी भी अच्छी बोलते हैं, मुस्कुराते हुए रिस्पेक्ट के साथ बात कर सकते हैं हर किसी के साथ, किसी को फील हो। वो खुद 83 साल के हैं, लेकिन किसी 60 साल के को हाथ पैर लेके वो बिठा सकते हैं हॉट सीट पे, खुद दौड़ते हुए आते हैं। मैंने अमिताभ को पूछा था, अभी सूरत में मिले थे, उनके चाह के उनके घर पे आए थे, और वो मेरे भी चाह के इंसिडेंटली, तो उन्होंने कहा कि अमिताभ जी घर पे आ रहे हैं, आप भी आ जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। नेकी और पूछ-पूछ, मैं भी पहुंच गया सूरत उनके घर पे, और 1 घंटा बिताया बच्चन साहब के साथ। तो जैसे मैंने बापू को सीक्रेट पूछा, वो बच्चन साहब को भी पूछ लिया कि भाई आपका 5 जनरेशन से चल कैसे रहा है। अब देखिए, उनकी नेक्स्ट फिल्म आ रही है कल्कि 2। अब कल्कि तो प्रभास की फिल्म थी, लेकिन फिल्म जब रिलीज हुई तब छा गए बच्चन साहब। इस उम्र में भी प्रभास ज्यादा जवान है, वो भी हैंडसम दिखने वाला, उसका हाइट वाइट सब कुछ है, लेकिन कल्कि, सब किसी ने भी कल्कि की बात करो, कल्कि के पोस्टर भी देखो, सब में अमिताभ दिखाई देंगे। तो मैंने पूछा कि चल कैसे रहा है, आप दीवार करो वहां पे भी अमिताभ दिखाई देता है, कल्कि करो वहां पे भी अमिताभ दिखाई देता है, ये 5 दशक से जादू क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ दिस मैजिक। उन्होंने एक ही वर्ड बोला, हिंदी में बोलते हैं, शुद्ध हिंदी, अनुशासन, डिसिप्लिन, अनुशासन। काम अनुशासन से करना चाहिए, जो भी काम मिले। तो आनंद में काम मिला था, वो भी 20 मिनट का रोल था। कल्कि में भी बताया गया कि भाई आपको तो एक साइड रोल, साइड कैरेक्टर कर रहे हैं, हीरो तो प्रभास है, हीरोइन तो दीपिका है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, रोल कुछ भी मिले, रोल हीरो का हो या ना हो, हम मेहनत इतनी करेंगे कि हीरो का ही रोल लगे लोगों को। रोल छोटा भी हो, लेकिन हमारी मेहनत इतनी बड़ी होगी कि लोगों को हीरो का रोल लगे। हर किसी की कहानी में से आप कुछ ना कुछ इंस्पायर हो सकते हो प्रारंभ करने के लिए। अगर आप ऐसा सोचोगे कि अभी तो ठंडी बहुत है, अभी तो गर्मी बहुत है, अभी तो ये बहुत है, अभी तो वो बहुत है, तो इलन मस्क नहीं बन पाओगे। आज स्पेसएक्स में से उन्होंने इतनी कमाई कर ली, इसी स्पेसएक्स की कंपनी बिकने की कगार पर थी, क्योंकि 4 फाल्कन रॉकेट उनके ब्लास्ट हो चुके थे टेक ऑफ के वक्त, और लोगों ने बोल दिया कि भी इसको रॉकेट बनाने की कोई तमीज है नहीं, समझ है नहीं, ये थोड़ा नासा का कोई ग्रेजुएट है, ये तो साउथ अफ्रीका से आया हुआ आदमी है। तो इलन मस्क ने किताबें पढ़ी, फॉल्ट फाइंडिंग किया, चेक किया, और आज सुनीता विलियम्स को ऊपर से नीचे ले आने के लिए नासा को उनका रॉकेट लेना पड़ता है कि आप अपना रॉकेट दीजिए, हमारे तो फेल हो जाएंगे, हम इतने प्रिसिशन के साथ काम नहीं कर पाते। रिमेंबर दैट। कहां से है ये बात? वो सीक्रेट इलन मस्क ने बताया, जो आपके प्रारंभ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि भाई पेपाल के वक्त ही मैंने इतना पैसा कमा लिया था कि आराम से एक आइलैंड और एक यॉट खरीद के जी सकूं। पेपाल उनकी शोध है, फर्स्ट डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड। लोग भूल गए, क्योंकि बाद में इतनी सारी इन्वेंशन कर ली है कि लोग पेपाल तो भूल ही गए कि इन्होंने बनाया था। टेस्ला बना ली, स्पेसएक्स बना लिया, ये टेराफेब की मैंने बात की, न्यूरालिंक बना रहे हैं अभी, वो तो पता नहीं, स्टारलिंक तो लॉन्च ही कर दिया है। वर्ल्ड वाईफाई फ्री, दुनिया के किसी भी कोने में वाईफाई फ्री। 66 इरिडियम सैटेलाइट का नेटवर्क है अपना प्राइवेट, आप कहीं भी जाओ वाईफाई बंद ही नहीं होगा। अफ्रीका के जंगल में जाओ, बंद नहीं होगा।
हिमालय की चोटी पे जाओ, बंद नहीं होगा। ये अभी तो एग्जीक्यूट हो गया है, ऐसा नहीं कि ख्याली पुलाव है। चूंकि काफी सारी टेलीकॉम कंपनियों को नहीं चाहती कि ये एग्जीक्यूट हो रियल सेंस में, तो उन्होंने स्टॉप का बटन दबा के रखा हुआ है कि आप स्टारलिंक का इस्तेमाल ऐसे मत करो, वरना हमको कौन पैसे देगा, हमारी कौन सर्विस लेगा, अगर फ्री वाईफाई पूरी दुनिया में आप ही दे रहे हो। न्यूरालिंक ऐसी चिप है जिसका प्रोटोटाइप उन्होंने डिस्प्ले करके बता दिया कि जब पैरालाइज्ड पर्सन के दिमाग में रख दो तो वो चेस खेल सकता है। क्योंकि पैरालिसिस क्या होता है कि भाई आपका दिमाग चल रहा है लेकिन आपका हाथ पैर नहीं चल रहे, लेकिन एक ऐसी चिप अगर आ जाए कि जिसमें से आपका दिमाग का जो फंक्शन है वो आपकी हाथ पैर की कैपेसिटी को एनहांस करके बता दे, आप पैरालाइज नहीं रहोगे एनीमोर, ब्लाइंड नहीं रहोगे एनीमोर। 70% से ज्यादा ब्लाइंडनेस जो है वो आंख की पुतलियों की वजह से नहीं होती, नर्व सिस्टम की वजह से होती। ये चिप भी उन्होंने पॉकेट में रखी, अभी तो वो बाहर निकाली नहीं उन्होंने, वो कह रहे हैं काम हो रहा है, प्रोटोटाइप। एक प्रोटोटाइप का वर्जन दिखा दिया कैसा है, सक्सेसफुल वर्जन था। उस इलोन मस्क ने ये बोला कि पैसे अगर कमाने का हमारी प्रायोरिटी होती तो पेपाल के वक्त पैसे ले लेता, और जैसे सबीर भाटिया ने हॉटमेल बेच के आराम से जिंदगी जी और फिर कुछ नहीं किया, जो मैं याद हो एक हॉटमेल बनाया था जो बेच दिया, ऐसा आराम में कर सकता था। आई वॉन्ट टू चेंज द वर्ल्ड सराउंडेड टू मी। मुझे अपने इर्द गिर्द की दुनिया बदल के रखनी है, मेरा ये लक्ष्य है। पैसे कमाना इज अ बाय प्रोडक्ट, लोग देंगे पैसे, अगर आप सक्सेसफुल हो भरोसा करेंगे आपके ऊपर, दे दिए पैसे लोगों ने, अभी भी दे दिए। वॉरेन बफेट को जिस कमाने में पूरी जिंदगी निकल गई वो 6 आवर्स 6 घंटों में मिल गई इलोन मस्क को, लोगों का भरोसा है। ये ट्रस्ट भरोसा भी बिल्ड करना प्रारंभ होता है जीवन का, कि ये आदमी कुछ भी करेगा, कुछ भी बोलेगा, लेकिन बंदा काम करके देता है, बंदा प्रोडक्ट बेटर निकाल के देता है, टेस्ला की कार अच्छी बनाता है, रॉकेट अच्छा बनाता है, दो इसको पैसे, कुछ भी बनाएगा अच्छा बनाएगा। तो इलोन मस्क का जो मोटो है वो पैसे कमाना नहीं है, वो मोटो है अपनी आसपास की लाइफ को बेटर बनाना। उन्होंने बेटर कार बनाई, बेटर रॉकेट बनाए, बेटर चिप बनाई, बेटर सैटेलाइट नेटवर्क बनाया। अब तो वो सोच रहे हैं कि चांद पे कॉलोनी बनाएंगे और वहां से मार्स में भेजेंगे, क्योंकि अगर पृथ्वी खत्म हो जाए तो कहीं पे तो जाना पड़ेगा ना रहने के लिए। ये जो चीज है, मेक योरसेल्फ बेटर एवरी डे, ये होता है प्रारंभ। मैंने शुरू में बोला था, हाउ इज द जोश। जोश मानी पैशन, शब्द तो है हमारे पास, जोश, पैशन। कुछ लोगों ने यहां से आवाज ज्यादा आई थी, आई, यहां का आई था। व्हाट इज पैशन? पैशन की डेफिनेशन क्या है? जोश की, पैशन की डेफिनेशन आप शब्दों में कैसे बयान करेंगे? व्हाट इज जोश, व्हाट इज पैशन? तो आप बोलेंगे कि वो जो काम करने का आता है ना, गुजराती में अगर बात करेंगे तो बोलेंगे जुस्सो। सर ने अभी बोल ही दिया, देखो मैं बोलूं उससे पहले बोल दिया, जुस्सो। पैशन मीन्स बियॉन्ड पॉसिबल, मुमकिन से थोड़ा आगे जाना। मुमकिन हो वो तो आप कर ही लोगे, मुमकिन से आगे कुछ कर सकते हो वो होता है आपका पैशन। कुछ साल पहले मैं वैष्णो देवी गया था, तो मैं तो कुतूहलवश हर जगह पे जाता कि वहीं की जो स्पेशलिटी है तो वहां पे स्पेशलिटी है, मंदिर वो देखने के लिए गया। म्यूजियम होता तो म्यूजियम देखने के लिए चला जाता, कोई नेचर का कोई लेक वेक होता तो वो देखने के लिए चला जाता, तो वहां की स्पेशलिटी मंदिर है तो मंदिर पे चला गया। अब उस वक्त आपको तो सोरेन भाई को मालूम है, अभी तो मैंने थोड़ा वजन घटाया, थोड़ा इंटरमिटेंट फास्टिंग करके, लेकिन उस वक्त थोड़ा मोटापा ज्यादा था। तो अगर चर्बी ज्यादा होगी, मोटापा ज्यादा होगा, तो अभी न्यूटन की बात की, ग्रेविटी के लॉ आपको ज्यादा पुल करेंगे नीचे, तो आपकी सांस ज्यादा फूलेगी अगर आप ऊपर जा रहे हो पहाड़ चढ़ के। तो मैंने सोचा कि भाई ये पूरा नजारा देखते हुए जाना है, ऐसा ही नहीं कि किसी घोड़े पे बैठ के हेलीकॉप्टर पे बैठ में चले गए। उसमें दर्शन तो होते हैं, लेकिन सिर्फ मंदिर के होते हैं, प्रकृति के नहीं होते। रोपवे में आप चले जाओ तो प्रकृति इतनी दिखाई नहीं देगी, रील में आए इतनी दिखाई देगी, 3 मिनट की रील बनेगी आपकी, 3 घंटे बैठ के निहार नहीं सकोगे क्या है। तो मैं चढ़ के गया एक दोस्त के साथ, फिर सांसें फूल गई, पानी वानी पी के बैठ गया कि यहां से ध्वजा दिखाई दे रही है, बस ये इनफ है, हो गए दर्शन।
चलो बुलावा आया है तो बुलावा यहां तक की था, ऐसा मान के बैठ गया मैं। तो जब मैं बैठ गया तो मेरे खुद के साथ हुआ है, 2 बार हुआ है, दोनों बार कुछ ना कुछ सीखा हूं। जब मैं बैठ गया तब एक बूढ़ी माता जी, गरीब परिवार की होगी, और चप्पल वप्पल भी नहीं पहने हुए थे, और उसकी एक छोटी पोती होगी मेरे ख्याल से, या नातिन होगी, उसको लेके वो दोनों गाते गाते चढ़ रहे थे। तो मैंने सोचा एक की उम्र मेरे से छोटी है, एक की उम्र मेरे से बड़ी है, ये थक नहीं गए, मैं क्यों थक गया। बैठ गया था, पानी की बोतल खरीद के बैठ गया था कि भाई पानी पीते, बैठते, बेचारा थोड़ा देखते और नीचे उतर जाते। अब ये 150 स्टेप आगे है, नहीं चलना। इन लोगों को देखा, मैं इंस्पायर हुआ कि एक ज्यादा उम्र वाली भी आगे जा रही है, एक कम उम्र वाली भी आगे जा रही है, और मैं उनकी बीच की उम्र वाला बैठ गया हूं। तो पानी का बोतल साइड में रखा कि भाई अब तो ऊपर जाके ही पिएंगे, यहां पे नहीं पिएंगे। अपने दिमाग से कमांड दिया, बॉडी तो रिजाइन करके बैठा हुआ था, लेकिन दिमाग को कमांड दिया कि भाई आगे जाना है। गया, और वो 150 स्टेप जो मैं आगे गया मेरे दोस्तों, वो था पैशन। कहां से, किसी से इंस्पिरेशन हुई, इंस्पिरेशन से अप्लाई किया, बॉडी ने कह दिया कि ये मेरी लिमिट खत्म हो गई, लेकिन लिमिट से आगे गया मैं, बियॉन्ड पॉसिबल इज पैशन। 2 साल पहले पेरू में था, वहां पे माचू पिचू करके एक दुनिया की एक अजायबी मानी जाने वाली एंडेंजर्ड साइट है, पहाड़ की चोटी के ऊपर है, और बहुत ज्यादा लोगों को वहां पे जाने भी नहीं दिया जाता क्योंकि प्रदूषण हो जाता है। तो मैं उनके रूट में भी ट्रैक करके गया था, क्योंकि वो नजारे ऐसे देखने को मिलेंगे कि जो ज्यादा नहीं देखने को मिले। तो मुझे ट्रैक वैक तो किया, लेकिन पता नहीं था कि वहां पे मंकी स्टेप आएंगे लास्ट में। देखिए 1200-1500 साल पहले वहां के जो लोकल पॉपुलेशन थी, इनका सिविलाइजेशन, वो चढ़ के चल जाते थे ना, उनके पास तो कोई सैटेलाइट फोन नहीं था। उन्होंने स्टेप भी बनाए और पूरी नगर भी बनाया ऊपर। हमारे जैसे लोग इतने शूज वूज, गोगल्स वोगल्स, सनस्क्रीन सब लगा के जाते हैं, नहीं जा पाते। तो मंकी स्टेप मानी 52 स्टेप इन ए स्ट्रेट लाइन, ऐसे नहीं। आप तो मैथमेटिक्स में है, व्हाट इज tan थीटा? यहां पे काफी सारे लोग ये पढ़ के ही तो आए हैं, sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अब क्या होगा tan थीटा, अगर जान भी लिया tan थीटा तो क्या करोगे लाइफ में? ये तो इक्वेशन तो मैंने बता दिया आपको, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। करोगे क्या tan थीटा का? आचार वाचार डालोगे, क्या होगा? सैंडविच बनाओगे? कोई बता सकता है यहां पे tan थीटा है क्या? फैकल्टीज तो बता सकते हैं, मुझे पता है। आप जो यंग स्टूडेंट्स 12वीं अभी पढ़ के आए हैं, अभी tan थीटा का कमाल देख के आए हैं, वो कोई बता सकता है कि एक्चुअल tan थीटा कहां पे काम में आएगा? है कोई? बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं। अब ये केबीसी तो नहीं है कि मैं आपको चेक निकाल के दे दूं, लेकिन इसमें पनिशमेंट भी नहीं होगी। और याद रखना, आज के जमाने में जो बोलोगे वो बिकेंगे। बोलना तो चाहिए, चाहे दूसरे दिन घूम जाओ आप। ये ट्रंप साहब हमारे बोलते ही रहते हैं ना, आज युद्ध खत्म करते हैं, कल युद्ध कर सकते हैं, आज फिर से खत्म करते हैं, कल फिर से करते हैं। वो खुद भूल जाते हैं कि युद्ध मैंने ही शुरू किया था। ये तब भूल ही गए कि वो मैंने खुद शुरू किया था। अभी बोले, अभी कल ही बोले कि देखिए ये 8वां युद्ध है जो मैंने खत्म करवाया। अरे आपने खुद शुरू किया तो आप ही खत्म करेंगे ना, कौन खत्म करेगा? तो बोलो, इतने बड़े बड़े लोग भी कुछ भी बोल सकते हैं, तो हमें तो सिर्फ ज्ञान की बात बोलनी है कि व्हाट इज tan थीटा। ओके, ये पहाड़ों का जो स्लोप है, अबे पता कैसे चलेगा? रोपवे वोपवे हम जाते हैं कि भाई यहाँ पे रोपवे है, पता कैसे चलेगा? वो ऊपर से कोई 1 मीटर पट्टी लेके ऊपर जाएगा, एक छोर लेके, और दूसरा नीचे खड़ा रहेगा। इतनी लंबी पट्टी कहां पे बनी हुई है? ये एवरेस्ट की ऊंचाई सबसे ज्यादा है, वो पता कैसे चला? क्या ऊपर से किसी ने वो एक डोरी का वो गुजराती में क्या ना, फिंडलू, पतंग चगाववा માટે આવે ને ફિરકીમાં ફિંડલું, તું ફિંડલું લઈને ગયો તો કોઈ ऊपर પછી નીચે દોરી કાઢીને પછી માપી લીધું કેટલું છે? कैसे पता चला कि एवरेस्ट इतनी हाइट? ओके, अभी मैं बात कर रहा था सैटेलाइट और स्टारलिंक, और आप सबको बजाया कि फ्री वाईफाई फॉर द होल वर्ल्ड। ये हम दिवाली पे एक बल्ब भी लगाते हैं घर में, किसी भी त्योहार पे, किसी भी वक्त,
तो दो लोगों के एक फोटो भी लगाते हैं, तो दो लोगों को कमेंट्री के लिए रखना पड़ता है। एक बोलता है नीचे से नहीं 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 नहीं, लेफ्ट में थोड़ा खिसकाओ, लेफ्ट में थोड़ा, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे, क्योंकि हमको देख नहीं पाते, हम तो कील ठोकते हैं वहां पे बैठे हुए। तो सैटेलाइट इसरो कैसे लगाता है आकाश में? कौन जाता है वहां पे चेक करने के लिए कि सही बैठा है या नहीं बैठा? ये जितनी बात मैं बोल रहा हूं एवरेस्ट की हाइट के लिए से सैटेलाइट की पोजीशनिंग तक, वो सब tan थीटा है, ऐसा मान लो। क्योंकि स्लोप आपको उसके बगैर पता नहीं चलेगा, घर बैठे आपको पता चलेगा स्लोप क्या है, किसी भी चीज का ढाल गुजराती में कहे स्लोप। रिमेंबर दैट। तो वो मंकी स्टेप विदाउट स्लोप थे, इसके लिए इसको मंकी स्टेप बोला गया। बंदर चढ़ सकते हैं, इंसान नहीं चढ़ सकता, क्योंकि बंदर के पास दो पैर और दो हाथ दोनों की इस्तेमाल करने की जो उसको आदत है, और एक पूंछ भी होती है बैलेंस करने के लिए। इंसान के पास ये है नहीं। तो मैं तो प्रिपेयर नहीं था मंकी स्टेप के लिए, और वो तो ऐसी जगह भी नहीं थी कि वापस भी चला जाओ। चलो वैष्णो देवी में तो नीचे उतर सकते थे, वो पेरू की वहां पे मैं 5 घंटे ट्रैक करके आया था, वापस अगर जाऊं तो शाम हो जाएगी, कौन ढूंढने के लिए आएगा जंगल में? कोई आसपास था भी नहीं। ऊपर एक कपल था, एक हस्बैंड और वाइफ, उन्होंने मेरा वीडियो भी निकाला, इसलिए प्रूफ है मेरे पास कि मैंने क्या किया। तो उन दोनों वहां पे उन्होंने देखा कि ये आदमी नीचे से ऐसे ऐसे यहां पे घुमा, यहां पे घुमा, यहां पे घुमा, लेकिन चढ़ नहीं पा रहा ऊपर। तो वो वाइफ ने आवाज लगाई कि कम ऑन वी आर हियर, कम ऑन। तो उन्होंने, हस्बैंड ने वीडियो भी निकाला है मेरा, उनके फोन में मुझे ब्लूटूथ से दे भी दिया उसी वक्त। तो मैंने कहा कि इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी टफ, आई कांट मेक इट, मैंने नीचे से ये कहा। तो उन्होंने कहा कि जस्ट कम ओवर हियर, यू विल सी द मोस्ट वंडरफुल ब्यूटीफुल साइट यू हैव नेवर सीन इन योर लाइफ। आपने जीवन में नहीं देखा होगा ऐसा नजारा ऊपर से मिलेगा। इसके लिए ऊपर तो आना पड़ेगा ना। मोटिवेट किया, फिर मैं चढ़ गया। वो 52 स्टेप्स थे, हिम्मत करके एक पे कदम रखा, दूसरे पे, आगे पीछे देखने का ही नहीं था, सिर्फ स्टेप के ऊपर ही हाथ रखने थे और पांव रखने थे, बंदर की तरह चढ़ना था ऐसे। और फिर क्योंकि मैं आर्टिकल लिखता हूं, तो मैंने एक रात को होटल में बैठ के, नजारा इतना बढ़िया था कि आपने किसी मैगजीन में भी ऐसी फोटो नहीं देखी होगी, क्योंकि मैगजीन वाले भी वहां पे जाते नहीं ना इतनी मेहनत करने के लिए, वो तो हेलीकॉप्टर से फोटो निकालते हैं, ड्रोन से निकालते हैं। तो मैंने रात को जो लिखा वो आपको शेयर कर रहा हूं कि विल पावर की बातें तो बहुत मोटिवेशनल स्पीकर करते हैं, लेकिन विल पावर तो मेरे पास भी था, लेकिन फिजिकल मुझे लग रहा था कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा। तब कौन सा पावर काम आया? विल पावर नहीं, जिल पावर। जिल, उत्साह। एक उत्साह था कि मुझे देखना है, मुझे पहुंचना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, मेरी आइडेंटिटी बनानी है। आपके पास भी ये जिल पावर होना चाहिए। विल पावर तो आपके स्कूल में भी होगा, तभी तो पास करके आ गए सिल्वर ऑक में। लेकिन जिल पावर कि अभी मैं यहां पे आऊंगा तो मैं मेरी लाइफ बना लूंगा, अभी यहां पे आऊंगा तो मेरी करियर डेवलप हो जाएगी, अभी यहां पे आऊंगा तो मैं शेप करूंगा अपने फ्यूचर को। उसमें कोई लिमिट नहीं है। कल एक फीफा वर्ल्ड कप में मैच हो रहा था, केप वार्डे वर्सेस स्पेन। केप वार्डे, आपने नाम भी नहीं सुना होगा, कौन, कहां पे, मैंने भी नहीं सुना था। आपकी क्या बात कर रहा हूं, मुझे कल पता चला केप वार्डे क्या है। अगर फीफा के मैच में नहीं होता तो कभी लाइफ में पता नहीं होगा केप वार्डे चीज क्या है, कहां पे है, दुनिया के नक्शे में कहां आया है। कल के मैच में, क्योंकि स्पेन तो वन ऑफ द चैंपियन टीम है फुटबॉल में, तो लोग मान रहे थे कि 10-0 से स्पेन जीतेगा, 10-0 से। तो केप वार्डे का तो जैसे मैंने बताया किसी ने नाम ही नहीं सुना है, आ गया कहीं से क्वालिफाई करके। कल की ही बात कर रहा हूं, कल की, जस्ट यस्टरडे। हमारी तो पोस्टर बन गए थे, मैंने शेयर कर दिए थे सब जगह पर। अब केप वार्डे की टीम में 40 साल के गोलकीपर, जो अपनी लाइफ का पहला इंटरनेशनल फीफा मैच खेल रहे हैं, 40 साल की उम्र में। 40 साल की उम्र में ज्यादातर लोग स्पोर्ट्स को रिटायर हो जाते हैं, और रहते भी है तो लोग सोचते हैं कि अब चले जाओ। वो तो अपनी लाइफ का पहला मैच खेल रहे थे फीफा में एट द एज ऑफ 40, क्योंकि उनके देश की टीम को क्वालिफाई इस साल में हुआ, कभी हुआ ही नहीं पहले, कैसे खेलेंगे। उस गोलकीपर ने कल स्पेन जैसी पावरफुल टीम, जिसको 70% चांस मिले
गोल करने के, 70% चांस, क्योंकि वो नेचुरली केप वर्डे की टीम स्पेन जितनी एकम्प्लिश तो नहीं होगी, पहली बार खेल रही है। एक भी गोल नहीं होने लिया, 0-0 पे मैच खत्म हुआ, ड्रॉ। कल मैच 90 मिनट का फुटबॉल मैच होता है, 90 मिनट का मैच, वाजिन्हो नाम है उनका, बोला लंबा एक नाम है लेकिन उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वाजिन्हो। कल जब मैच शुरू हुआ 90 मिनट के पहले, उनके इंस्टाग्राम में 40,000 फॉलोअर थे, उनके देश के ही होंगे ज्यादा। मैच खत्म होने के बाद कल रात को मैंने जब देखा, 11 मिलियन फॉलोअर थे। पूरी दुनिया ने देखा कि 40 साल के बंदे ने क्या किया। चाहे वो जीत नहीं पाया, लेकिन डिफेंस इतना मजबूत रखा अकेले कि किसी ने गोल करने ही नहीं दिया। इतनी बड़ी चैंपियन टीम को गोल ही नहीं करने दिया, 0-0। मेरे दोस्तों, करियर बनाने के लिए आपको मौका मिलेगा, जब मिलेगा तब लेना पड़ेगा। अब अगर उन्होंने ये सोच के भाई एक तो हम तो ऐसे देश में से खेल रहे हैं जिसका किसी को इंपॉर्टेंस ही नहीं है, कोई हमको पहचानता ही नहीं, नेगेटिव थॉट 1। नेगेटिव थॉट 2, अब 40 साल की उम्र में क्या करेंगे भाई, ये तो ठीक है टीम में रखा है तो बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज उड़ाएंगे, और क्या। ऐसे भी लोग हैं, हमारे कुछ ऐसे लोग मैंने देखे कि भाई टीम में सिलेक्शन हुआ तो क्या, मौज मस्ती करेंगे, 2 रील बनाएंगे, मुफ्त की ड्रिंक करेंगे और वापस आ जाएंगे। हमारे एक व्यंग्यकार थे हिंदी के, शरद जोशी, उन्होंने सालों पहले बहुत अच्छा एक व्यंग्य लेख लिखा था। उन्होंने लिखा था कि मुझे ओलंपिक में भेज दो। लोगों ने कहा कि आप तो 65 साल के हैं, आप 65 साल के बूढ़े होके ओलंपिक में क्यों जाना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि जो जाते हैं वो भी हार के आते हैं, हार के मैं भी चलाऊंगा, मुझे भेज दो तो एक नया देश देख के आ जाऊंगा मुफ्त में। इतने फॉलोअर, ये थोट करते हैं इनको। उन्होंने सिर्फ इतना ही सोचा होगा कि चलो लाइफ में एक बार इतना बड़ा चांस मिला है कि भाई 40 साल तक मैंने फुटबॉल खेला, आज इंटरनेशनल लेवल पे एक मैच खेलने का मौका मिला है, कल मिले ना मिले, आज इतना तो दिखा दो दुनिया को कि हमारे पास क्या पड़ा था 40 साल से, हमने क्या तैयारी करके रखी थी। ये आपको मालूम होगा, एक सली करके पायलट थे यूएस में, जिन्होंने हडसन रिवर न्यूयॉर्क की पानी पे प्लेन उतारा था। हमारी बहुत दुखद एक घटना हुई अभी, उसके 1 साल पूरा हुआ, अहमदाबाद में से फ्लाइट 171 वो मेडिकल हॉस्टल पे जा गिरा, तो हॉस्टल के बच्चे तो बेचारे खा रहे थे वहां पे, उनका भी वहां पे देहांत हो गया। तो आप सोचो, इस सेम प्रॉब्लम था, सेम प्रॉब्लम मानी टेक्निकली सेम प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सेम कि भाई वहां यहां पे टेक ऑफ के वक्त प्रॉब्लम हुआ, वहां पे लैंडिंग के वक्त पता चला कि प्लेन लैंड नहीं कर पाएगा। अब किसी और एयरपोर्ट पे जाओ, ये जाओ, उसका तो टाइम ही नहीं था। न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट पे उनको जाना था, JFK एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाता था तो दूसरे एयरपोर्ट पे कहां जा, और उन्होंने पानी पे लैंड किया। वन ऑफ द आइकॉनिक पायलट, उनके ऊपर टॉम हैंक्स को लेके एक फिल्म बन गई, सली, कैप्टन सली, जिन्होंने डिसीजन लिया उसी वक्त कि अब उस वक्त इतना तो टाइम भी नहीं था किसको फोन करके पूछो कि अब सर क्या करते हैं, अब देखो पानी में उतारते हैं, जमीन पे उतारते हैं, सड़क पे उतारते हैं, क्या करेंगे। उन्होंने देखा कि पानी है, कम से कम ब्लास्ट नहीं होगा, फायर होगा तो भी मैनेज कर लेंगे, कुछ लोग तैर के निकल जाएंगे, कुछ लोग लाइफ बोट से निकल जाएंगे, एटलीस्ट चांस लेते हैं। और उन्होंने सक्सेसफुली लैंड किया, एक भी बंदा मरा नहीं। अब पानी के ऊपर लैंड करने की तो प्रैक्टिस उनको नहीं होगी, इतने फ्लाइट के अनुभव बहुत था, एक्सपीरियंस कैप्टन थे, 26 साल से फ्लाइट उड़ा रहे थे। फिर वहां पे इंक्वायरी, क्योंकि एक टेक्निकल इंक्वायरी होती है कि किसको पूछ के आपने ये डिसीजन लिया कि पानी पे प्लेन, पानी डूब गया होता तो प्लेन सब मर गए होते, तो एयरलाइन वालों ने उनको कमिटी बिठा दी, कोर्ट मार्शल हुआ, कोर्ट में उन्होंने जो बताया उस हिसाब से वो जज और सब, पब्लिक में तो हीरो ही बन गए थे, लेकिन एयरलाइन वालों ने थोड़ा सोचा कि भाई ये कैसे हो सकता है, पानी, किसको पूछ के पानी पे प्लेन उतारा आपने, किसी शेड्यूल में लिखा तो है नहीं पानी पे उतारना, ये कोई थोड़ा जेम्स बॉन्ड का प्लेन है कि पानी पे तैरता रहेगा। लेकिन उन्होंने कहा, तो उन्होंने कोर्ट में इतना ही कहा कि सर 16 सेकंड थे मेरे पास, 16 सेकंड डिसीजन लेने के लिए, 16 सेकंड, रिमेंबर 16 सेकंड में बोलता हूं, उसमें 16 से ज्यादा हो गए। 16 सेकंड में मुझे डिसीजन लेना था कि मैं क्या करूं। तब ये जो मैनुअल जितने पढ़े वो काम नहीं आते, जो कोचिंग लिया वो काम नहीं आता। 16 सेकंड में क्या याद करोगे आप?
कौन सी किताब का कौन सा पन्ना याद करोगे? कौन से टीचर का कौन सा वाक्य याद करोगे? 26 साल से सर प्लेन उड़ा रहा हूं, मेरे भी बच्चे हैं, मुझे भी घर जाना था जिंदा। 26 साल से प्लेन उड़ा रहा हूं, उसका जितना एक्सपीरियंस मुझे मिला वो मैंने 16 सेकंड में डाल दिया, तब लाके लैंड हुआ, तब मैं खड़ा हूं आपके सामने। और आप इंक्वायरी इसलिए कर रहे हो कि उतारा, डूब गया होता तो कौन खड़ा रहता यहां? बाहर निकले सब तो इंक्वायरी हो रही। यह होता है दोस्तों जीवन की कसौटी का खेल। आप जो पढ़ोगे, आप जो तैयारी करोगे, आप जो सोचोगे, आप जो बातें करोगे, आप जो दोस्ती बनाओगे, जो रिश्ते बनाओगे, जो एक्सचेंज करोगे, जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएगी, वो सब साथ मिलके आपकी एक फ्यूचर, एक करियर, एक लाइफ, एक आइडेंटिटी बनाएगी। और एक दिन आएगा, मौका तो मिलता ही है, हर किसी को मिलेगा, मौका मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। मैंने कुछ पॉपुलर एग्जांपल दिए, कुछ अनपॉपुलर, जैसे वजिन हो, कोई ऐसा नाम नहीं है कि पूरे गुजरात में कोई जानता हो, लेकिन धुरंधर के बाद राकेश बेदी को तो सब जान गए। सलमान खान ब्रांड एम्बेसडर है थम्सअप के, ऋतिक रोशन और शाहरुख खान है पेप्सी के, और फेंटा वालों ने राकेश बेदी को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया क्योंकि वो फिल्म में फेंटा पीते और दूसरों को पिलाते। अब उनकी उम्र 71 साल की है, 71 साल की उम्र में उनको एक बड़ा रोल मिला, पैसे मिले। अब जो वे तो अहमदाबाद में और हमारे राजकोट में नाटक करने के लिए आते थे और टिकटें नहीं बिकती थी क्योंकि राकेश बेदी का नाटक देखने के लिए कौन जाए। अब लोग सेल्फी निकालने के लिए पैसे देने को रेडी है कि अब आप आ जाए हमारे फंक्शन में, सिर्फ हम फोटो खिंचवाना है, कोई प्रवचन नहीं करना है, आपको इतने पैसे मिलेंगे। उन्होंने खुद बताया अभी एक इंटरव्यू, लोग बुलाते हैं कि भाई हमारे फंक्शन में आ जाओ, खड़े रहो, खड़े रह के चले जाना मुस्कुरा के, बस उसके पैसे देंगे। पॉपुलर हो गए। एट द एज ऑफ 71 चांस मिला। क्यों मिला? उन्होंने बताया कि जो उरी फिल्म बना रहे थे यही डायरेक्टर आदित्य धर, उसमें एक रोल उन्होंने मुझे दिया था, वो एक सीन का रोल था, सर्बिया में शूट करना था। अब 70 साल की उम्र में कौन सर्बिया जाए, इतना लंबा ट्रैवलिंग करे एक सीन के लिए? मैं कह सकता था कि भाई अब इतना सीनियर आदमी हूं, मुझे एक सीन के लिए क्यों बुलाते हो, किसी और जूनियर एक्टर को दे लो। लेकिन मैंने सोचा कि किसी ने मुझे याद किया सर्बिया तक ले जाने के लिए, एक सीन का शूट तो कुछ समझ के किया होगा। तो मैं गया, एक सीन का शूट किया, चुपचाप कंप्लीट कर दिया सीन। डायरेक्टर यंग थे ये आदित्य भाई, मेरे पास आए और कहा कि सर आई ओव यू फॉर दिस, आप मैं ऋणी हो गया आपका, आपने कुछ करके ऐसा दिया मुझे। एक सीन के लिए आप मना भी कर सकते थे, मेरा यह आग्रह था कि आप ही करें ये सीन। आप एक सीन के लिए इतना लंबा ट्रैवल करके आए और इतना अच्छा टेक दिया मुझे, आई ओव यू फॉर दिस, मैं आपको कुछ इसका रिपे करूंगा। और उन्होंने रिपे करके दिखाया, नेक्स्ट फिल्म में इतना लंबा रोल दिया। तो राकेश बेदी ने बात सुनाते वक्त किया कि भाई देखिए 50 साल हो गए, मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, इंजीनियरिंग के वाइवा के वक्त लोग मेरे जो फैकल्टीज थे, मेरे प्रोफेसर्स थे, वो कहते थे कि तो राकेश वो मिमिक्री करके दिखाओ। वाइवा नहीं लेते थे, मिमिक्री देखते थे। तब मुझे पता चल गया कि मेरी इंजीनियरिंग नहीं चलेगी, एक्टिंग चलेगी, क्योंकि प्रोफेसर लोग मेरी मिमिक्री देखते हैं, मेरे टेस्ट नहीं लेते, वो मेरे इंजीनियरिंग की स्किल नहीं देखते, तो पता तो चल जाता है कि रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि 50 साल इस फील्ड में बिताने के बाद मैं आपको कह रहा हूं, कोई भी चांस छोटा नहीं होता। उस दिन मैंने वो एक सीन रिजेक्ट किया होता तो आज इतना लंबा रोल 2 पार्ट में फैला हुआ नहीं मिलता। तो आप जब एक सीन में भी इतना ही डालोगे अपना बेस्ट एफर्ट, 100% एफर्ट, तब कोई आपको पूरा फिल्म दे देगा। यही लाइफ की कहानी है मेरे दोस्तों। शाहरुख खान जब आए थे, कुछ नहीं था उनके पास, माँ बाप भी मर चुके थे। दिल्ली से अकेले आया हुआ एक इंसान जो टेलीविजन सीरियल में काम कर रहा था, उससे पहले ड्रामा में काम कर रहा था। कोई बैकिंग नहीं, कोई मदर नहीं, कोई फादर नहीं। आज सबसे बड़ा बंगला है और सबसे बड़ी कमाई है, 12,000 करोड़ रुपए की कमाई। तो ऑफिशियल है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड है। तो शाहरुख खान को उन्होंने कहा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या थी, क्योंकि तब उनको देख के आज हैंडसम लगते हैं लोगों को, रोमांटिक लगते हैं, लेकिन शुरू की फिल्मों में तो लोग ऐसा कहते थे कि ये क्या, कोई किसी को बाल काटवाने का कोई फुर्सत नहीं थी तो खुद ही बाल काट के आ गए, ऐसे कमेंट करते थे लोग।
छोटे छोटे रोल देते थे। दिल आशना है पिक्चर बनाया था, एक दिव्या भारती उसमें मेन लीड में थी, 3 सीनियर हीरो थे और शाहरुख खान को एक दिव्या भारती के रोमांटिक लवर का 10-20 मिनट का रोल दिया गया था। दीवाना फिल्म में ऋषि कपूर हीरो थे, वही दिव्या भारती थी और शाहरुख खान की तो एंट्री इंटरवल के बाद होती थी और लास्ट में भी एंट्री तो इंटरवल के बाद होती थी, जो लड़की थी वो भी चली जाती थी ऋषि कपूर के साथ। तो ऐसा रोल कौन करेगा? और शाहरुख खान का एक स्ट्रेंथ थी मेरे पास, आई वॉज अ वेरी गुड रीडर, सो आई नो द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टोरी। मैं पढ़ के मुझे पता चलता था कि ये बात में दम है। मैंने चक दे इंडिया किया जिसमें हीरोइन ही नहीं थी, कोई रोमांटिक एंगल ही नहीं था, लेकिन पढ़ के पता चल गया कि फिल्म चलेगी। कहानी पढ़ता हूं पता चल जाता है। तो उन्होंने कहा कि जब डर का ऑफर मेरे पास आया तब सनी देओल के साथ आमिर खान काम कर रहे थे, जिन आमिर खान अभी स्ट्रगल कर रहे हैं कमबैक करने के लिए। अभी लगान के 25 साल के फंक्शन में भी उन्होंने कहा कि अभी ढूंढ रहा हूं कोई अच्छी कहानी मिल जाए, अभी मैं क्या करूंगा पता नहीं। तो उन्होंने कहा कि आमिर खान ने वो फिल्म इसलिए छोड़ दी कि सनी देओल के हाथ से मार खा के मर जाने वाला ऐसा काम कौन करेगा? मैं तो हीरो हूं कयामत से कयामत तक वाला, मैं विलन थोड़ा हूं। और शाहरुख खान ने पढ़ा तब उनको पता चल गया कि भाई इसमें सनी से ज्यादा पावरफुल रोल तो मेरा है, अगर मैं कुछ इसमें कर पाऊंगा। तो हुआ यही, सनी देओल के हाथ मार तो उन्होंने भी खाई, वही सीन था। आमिर खान ने अपना रोल छोड़ के खुद का कॉम्पिटिटर खड़ा कर दिया, जो लाइफ टाइम कॉम्पिटिटर है उनका, उनको मौका दे दिया शाहरुख खान को अपने जौहर दिखाने का। क्योंकि वही डर में नेगेटिव रोल करने के बाद उन्होंने बाजीगर में नेगेटिव रोल किया, 2 बड़ी हिट देने के बाद उसी डर बनाने वाले यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा के साथ दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे करके पूरा पैराडियम शिफ्ट कर दिया। 2 विलन, 3 फिल्में अंजाम भी आई थी, 3 फिल्मों बैक टू बैक विलन का रोल, और फिर 94 से डायरेक्ट रोमांटिक हीरो। ये होता है मौका। कहां से मौका मिलेगा आपको पता नहीं, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूं, इसमें मेरी कैपेसिटी क्या है। मैं तो कहता ही हूं, अब्दुल कलाम साहब का कोट मुझे बड़ा प्रिय है, सपने वो नहीं जो आपको रात को सोते वक्त आते हो, सपने वो होते हैं जो आपको दिन को चैन की नींद सोने नहीं देते, दिन को चैन की नींद सोने नहीं देते। रिमेंबर दैट, वो होते हैं रियल ड्रीम्स। तो सपने आप देखो, आपकी उम्र है सपने देखने की, नहीं देखोगे तो मुझे बुरा लगेगा, क्यों सपने नहीं देख रहे यार, आप 18 साल के हो या 88 साल के हो, तो सपने देखो। लेकिन सपना के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, क्षमता। कैपेसिटी के हिसाब से अगर ड्रीम देखोगे चलेगा। अब मेरे हाथ में माइक है, मेरे सामने ऑडियंस है, लोग बुलाते हैं, पैसे खर्च करते हैं। अब मैं कहूं कि चलो कल से मैं गाना शुरू करूंगा, अब ये मेरी कैपेसिटी नहीं है, ये मेरी गिफ्ट नहीं है, मेरी टैलेंट नहीं है, इसमें मैंने कोई रियाज वियाज नहीं किया, इसमें मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की। लेकिन चूंकि ऑडियंस बैठा है, माइक हाथ में है, तो मैं तो गा भी सकता हूं। अभी गाऊंगा तो क्या कर लोगे, चलो ओके, कोई यहां पे पत्थर वत्थर तो है नहीं कि आप मुझे फेंकोगे, टमाटर भी नहीं है कि फेंकोगे। लेकिन मुझे पता है कि ये मेरा काम नहीं है, ये कीर्तिदान भाई का, ओस्मान भाई का, इन सब का, ईशानी का, ये सब का काम है, मेरा काम नहीं है। मैं नहीं गा सकता। आदमी को या औरत को, फॉर दैट मैटर, आदमी बोलता हूं तो ऐसा मत समझना जेंडर बायस है, ओके, ये एक मुहावरा है। पता होना चाहिए कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है और उनकी वीकनेसेस क्या है, उनकी पॉजिटिव लिमिट और उनकी नेगेटिव लिमिट। मुझे पता है कि माइक चाहे मेरे हाथ में आ जाए, मैं गा नहीं सकता, ऑडियंस बैठा है फिर भी गा नहीं सकता, ये मेरा काम नहीं है। उसकी ट्रेनिंग मैंने नहीं ली, उसका रियाज मैंने नहीं किया। आशा भोसले अब इतनी बड़ी उम्र में एट द एज ऑफ 90 गा सकती थी, क्योंकि वो 16 साल की उम्र से गा रही थी। तो उनके पास ये थी, जो उन्होंने भी अपना रास्ता निकाला कि लता को जो गीत मिलते हैं वो तो मुझे नहीं मिलने वाले, तो मैं ऐसे गीत गाऊंगी जो लता गा ही नहीं सकती। अपनी बहन को कॉम्पीट किया। तो आपको अपना नीश ढूंढना पड़ेगा अपने फील्ड में भी, कि भाई मैं डिफरेंट क्या कर सकता हूं, मैं स्पेशल कर सकता हूं। मैं बोलूंगा तो बोलने में गाने वाले लोग मेरे मित्र हो जाएंगे, लेकिन मैं गाना शुरू करूंगा तो बोलने का काम भी चला जाएगा। हिमेश रेशमिया उसका बेस्ट एग्जांपल है। उनका पूरा लाइफ सेट था,
एक के बाद एक के बाद एक एल्बम हिट हो रहे थे, गा रहे थे खुद, फिल्में चल रही थी। फिर उनको कीड़ा लगा कि मैं हीरो ही क्यों ना बन जाऊं, मैं तो हैंडसम दिखता हूं, आईने में देखा होगा अपने आप को और लगा होगा कि चलो ये इमरान हाशमी अगर हीरो है तो मैं भी इमरान हाशमी जैसे ही दिखता हूं। उन्होंने कीड़ा काट खाया, अभी आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, अभी भी उनको लगता है कि मैं हीरो तो हूं ही, ये तो लोगों को पता नहीं कि मैं हीरो हूं। अब ऑडियंस भी सिर्फ एक दो लोगों का ही होगा जो उनके हिसाब से देखने के लिए जाएगा। उनका संगीत बंद हो गया। देखिए, जो काम कर रहे थे वो भी खत्म हो गया। आधा देते हैं अब म्यूजिक, थोड़ा बहुत तो वो सीख लिया कि भाई हीरो वाला काम भी करेंगे और म्यूजिक भी देंगे। तब तो उन्होंने ये डिसाइड किया था कि मैं हीरो हूं, उसी फिल्म में मैं म्यूजिक दूंगा। समझना अपनी लिमिटेशन कहां पे है, ये प्रारंभ में ये भी चेक करना है। हम क्या कर सकते हैं, आपको पता, आपको पूछेंगे कि पता कैसे चले कि मेरी लिमिटेशन क्या है और पता कैसे चले कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। देयर इज ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड एनर्जी चार्ट माय फ्रेंड्स। यहां पे तो आपके पेरेंट्स भी बैठे हैं, किसी भी उम्र में आपको पता चलना चाहिए ना कि आपका क्या कर सके, आपका फॉल्ट क्या है और क्या नहीं है। एनर्जी चार्ट, जिसमें आपको परेशानी या बोर्डम कम फील हो और एक्साइटमेंट ज्यादा फील हो। रात को 2 बजे बैठकर भी जो आप काम अकेले बैठ के कर सके, आपको लगे कि अब मेरी एनर्जी डाउन ही नहीं हो रही। खाना साइड में रखो, मैच साइड में रखो, मोबाइल साइड में रखो, ये कर लो पहले। ये होता है आपका काम, ये होता है आपकी कैपेसिटी। मुझे लिखने का काम दो, मुझे बोलने का काम दो, पढ़ने का काम दो, फिल्में देखने का काम दो। मुझे ये भी बड़ा पसंद है। मैं गया था यूरोप, जब फोन आया था सोरेन भाई का, तो मैं कान फिल्म फेस्टिवल में था। तो ये काम जो पसंदीदा काम है, मैंने कान फिल्म फेस्टिवल में 7 घंटे में 9 फिल्में देखी, 60 आवर्स। उसमें सोना भी आ गया, नहा धो के तैयार होना आ गया, उसमें खाना आ गया, और उसके बीच मैंने 9 फिल्में देखी और फिल्मों के रिव्यू का आर्टिकल भी लिख दिया। ऐसा नहीं कि फिल्में देखी तो आपको बता रहा हूं तो आपने सोचा कि चलो ये देखी तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हम थोड़े गए थे पीछे पीछे। और वो सब ऐसी फिल्में जो आज रिलीज नहीं हुई, तो ऐसा नहीं है कि कहीं पे देख सकते हो आप, वो फेस्टिवल में ही रिलीज हुई थी, पब्लिक रिलीज नहीं हुई, किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं है। मैंने उस कहानी के साथ पूरा आर्टिकल भी लिखा। क्यों कर पाया? क्योंकि मजा आता है उसमें, थकान नहीं लगती जेन्युइनली। ये मुझे पता चल जाता है कि ये मेरी कैपेसिटी है। लेकिन कोई स्टॉक मार्केट के सेमिनार पे आप मुझे बिठा दो कि 60 घंटे तक सुनो तो आपके 1 करोड़ रुपए 5 करोड़ हो जाएंगे, तो मैं सो जाऊंगा। ये मेरा इंटरेस्ट का फील्ड ही नहीं है। 1-2 दोस्त ऐसे रखे हैं कि जो बता देते हैं कि ये थोड़ा इन्वेस्ट करना है तो इसमें कर लो, उससे ज्यादा मुझे पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। अच्छा है, पता नहीं चलता तो सेफ है। जिनको पता चलता है वो तो काफी वॉलेटाइल हो गए। वो मुझे फोन करते हैं कि थोड़ा मोटिवेशन की बात सुना दो यार, अभी बहुत पैसे चले गए। तो मेरे दोस्तों, एनर्जी चार्ट आपका बनाना सीखो कि कौन सी चीजों में आपकी एनर्जी हाई होती है, जेन्युइनली हाई। चाय पी ली, कॉफी पी ली और हाई हो गई, ऐसी हाई नहीं, जेन्युइनली हाई। अभी मैं बात कर रहा था कि भाई मैं 1 मिनट के लिए, लेकिन ये मैसेज तो देना चाहूंगा कि भाई ये ऐसी उम्र है कि आप किसी भी व्यसन में आ सकते हो, ड्रिंकिंग का, स्मोकिंग का, कुछ भी, ड्रग्स वग्स, सब कुछ आपके सामने। क्योंकि आपकी उम्र ही ऐसी है कि आपको लगेगा कि चलो एक बार चेक करने में क्या हर्ज है। शुरू तो ऐसे ही होता है सबका, लेकिन आप बाद में देखो, प्रॉब्लम यह होता है कि 20 साल तक पता नहीं चलता, क्योंकि हमारी बॉडी सिस्टम ऐसे बनी हुई है कि आप जहर भी खाओगे चल जाएगा 22 साल की उम्र में, लेकिन उसका टैक्स आपको 50 साल की उम्र में चुकाना पड़ेगा, 60 साल की उम्र में चुकाना पड़ेगा। तब चेहरे देखो लोगों के, तब फिटनेस देखो लोगों की। ये ट्रम्प साहब का मैं बात कर रहा था, लेकिन फिट तो है। अभी उनका मेडिकल रिपोर्ट आया था 3 दिन पहले। ओके, लोग तो वेट कर रहे हैं कि कब अनफिट हो, लेकिन बड़े फिट होके घूम रहे हैं। कई बीमार तो होते नहीं। हमारे मोदी साहब भी फिट है, बिल्कुल। दोनों फिट लोग कल बैठ के बात कर रहे थे। पॉइंट ये है कि भाई ये ट्रंप में 10 बुराइयां होंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं स्मोकिंग और अल्कोहल नहीं करता, क्योंकि मेरे भाई ने अपनी जान गंवा दी शराब की वजह से, तो ये मैं करता ही नहीं। उसके लिए मुझे किसी की परमिशन, वो तो बोलते ही इतना है कि वे क्या, लोगों में क्या इमेज है मेरी, उनकी परवाह ही नहीं है उनको।
वो तो ड्रिंक लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, ऐसे आदमी है। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे भाई की मौत मैंने हॉस्पिटल में जो देखी शराब की वजह से, उस दिन मैंने कर लिया कि अगर एंजॉय करना है लाइफ को तो लंबा जीना पड़ेगा, और लंबा जीने के लिए इसको छोड़ना पड़ेगा। ये देखिए कन्विक्शन फ्रॉम विद इन। लेकिन उनके नो लिमिट थियरी है, लेकिन इसमें उन्होंने लिमिट रखी है, नो स्मोकिंग नो ड्रिंकिंग। आप उनका एक भी स्पाई कैमरा वाले भी, ऐसे रशिया वाले भी नहीं ढूंढ लेंगे कि भाई ये ट्रम्प साहब स्मोकिंग ड्रिंकिंग में बैठे हुए हैं, पार्टी करते हैं लेकिन ये नहीं करते। समझना, हर किसी के पास ये भी होता है। तो मैंने इसलिए आपको ये कहा कि आपकी ऐसी उम्र है कि आप उस ढलान पे जा सकते हो बड़ी आसानी से। माइकल जैक्सन की फिल्म ने $1 बिलियन ऑलमोस्ट कारोबार कर दिया। उनके भतीजे ने रोल निकाला माइकल का, बहुत अच्छा रोल किया, आपको लगे कि जैसे माइकल जैक्सन खुद जिंदा होकर वापस आ गए। लेकिन माइकल जैक्सन ड्रग ओवरडोज की वजह से 50 साल की उम्र में चल बसे। जिंदा होते तो आज बड़ी ब्रांड होते, क्योंकि जब वो चल गए तब इंस्टाग्राम नहीं था, जब वो चल गए तब फेसबुक इतना पॉपुलर नहीं था, जब चल गए तब व्हाट्सएप टेलीग्राम नहीं था, यूट्यूब इतना पॉपुलर नहीं था। अब इमेजिन कीजिए कि जो आदमी मरने के बाद इतने पैसे कमा रहा है, वो अगर आज जिंदा होता तो कितनी बड़ी ब्रांड होता। टेलर स्विफ्ट से 10 गुनी बड़ी ब्रांड होता। लेकिन बिकॉज ही कुडंट कंट्रोल, चल गए। इस यंग एज में आप प्रारंभ कर रहे हो अपने जीवन का, तब यह भी सीखना कि कंट्रोल को कैसे एक्सरसाइज करना है। कोई भी आपको कोई व्यक्ति भी दिखाई दे, वहां भी कंट्रोल एक्सरसाइज करना है, कोई वस्तु भी दिखाई दे, वहां भी कंट्रोल एक्सरसाइज करना है। जो अनुशासन की बात अमिताभ बच्चन की मैं बता रहा हूं, अनुशासन ऐसा नहीं कि टाइम पे खड़े हो जाओ या अच्छे कपड़े पहन के बैठ जाओ। अनुशासन यह भी होता है कि आप अपने आप को कंट्रोल कैसे करते हो। लास्ट की कुछ 10 मिनट की बात बता के आप खत्म करूंगा। मुझे पता है आपको भोजन भी लेना है, ये कोई मैं सप्ताह करने के लिए नहीं आया हूं कि पूरी शाम तक चल रहा है, तो दूसरी बार आप नहीं आएंगे। ओके, तो आपने सिल्वर रॉक में एडमिशन लिया है तो आपको ऐसा तो लगना चाहिए कि भाई चलो यहाँ पे छुट्टी भी देते हैं। और मुझे बताया गया है, हम जब बैठ के बात कर रहे थे पटेल साहब, सोरेन भाई सब ऑफिस में, तब मुझे बताया गया है कि भाई इसके बाद आपका कुछ एजेंडा नहीं रखा है, कि ये इन्होंने ध्यान रखा है कि भाई 2 घंटे तक किसी को सुनेंगे तो फिर रिलैक्स भी होना पड़ेगा ना, अनवाइंडिंग भी होना पड़ेगा, वरना तो थक जाओगे। लोग फिल्में देख के भी थक जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, लास्ट 10 मिनट्स की बातें हैं, छोटी छोटी, लेकिन आप प्रारंभ करने के लिए जा रहे हो, बड़ी इंपॉर्टेंट भी है। जैसे मैंने बताया कि कंट्रोल करना है, वैसे ही मैं बता रहा हूं एंजॉय भी करना है। अगर आप एंजॉय नहीं करोगे तो करियर तो बन जाएगी, लाइफ नहीं बनेगी। करियर वुड बी ए जेल। ओके, आपको लगेगा कि भाई काम कर रहा हूं, लेकिन आप काम ही करते रहोगे दूसरों के लिए। तो आपको अपनी हॉबीज तलाश करनी है इसी टाइम में, कि मुझे मजा कहां से आता है, मेरी पैशन क्या है, मेरी रिक्रिएशनल थिंग क्या है। मैं पेंटिंग कर सकता हूं, मैं म्यूजिक कर सकता हूं, मैं डांस कर सकता हूं, मैं डिजाइन कर सकता हूं, मैं पढ़ सकता हूं, मैं लिख सकता हूं। एआई का जमाना है, बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी आपको। एआई इज ए टूल, आप उपयोग कीजिए उसका। आपको पता है कि आपको लगता है कि मुझे डिजाइन अच्छी आ रही है, लेकिन मुझे पता नहीं कि डिजाइन का क्लास कैसे करना है। ये तो एक, जैसे आप बता रहे थे ना, अकेली ऐसी यूनिवर्सिटी है कि जहां पे पैरेलल कोर्स आप कर सकते हैं पूरे अहमदाबाद में। लेकिन अगर आपको करना है, गो टू एआई, पूछो कि मुझे डिजाइन का शौक है, आपको पूरा मॉड्यूल बना के देगा, आपको प्लस माइनस सब कुछ दिखाएगा। मुझे पेंटिंग का शौक है, पूरी दुनिया के पेंटिंग समझाएगा आपको, उपयोग करो उसका। लेकिन ये जो 5 साल है आपकी लाइफ में, जैसे मार्क्स पे फोकस करते हो, वैसे ही फोकस करो कि लाइफ में और क्या क्या हमारे पास छिपा हुआ है। हम थक जाएंगे तो कहां पे गोदी में सर रख के सोएंगे? कौन सी हॉबी है हमारे पास जो हमारी थकान मिटाएगी? कौन सा इंटरेस्ट एरिया है हमारा? कुकिंग का हो सकता है, गार्डनिंग का हो सकता है, खेती में किसी को समझ हो, किसी को आम देख के समझ आ जाता है कि पके हुए या कच्चे हैं, आते हैं ना लोग। ऐसे लोग नहीं देखे हमने, वाटरमेलन के ऐसे व्यापारी नहीं है। हम कहते हैं कि भाई जरा मीठा खरबूजा निकाल के दे दो, तो देते। ऐसे ऐसे टकोरा नारियल पानी वाले होते हैं,
ओके, हम कहते हैं मीठा पानी वाला नारियल दो, तो वो हमारे सामने तो टेस्ट नहीं करते वो पानी, लेकिन निकाल के देते हैं कि चलो ये मीठा पानी वाला नारियल। उनके इसमें एक्सपर्टाइज आ गई। किसी भी चीज में मुझे बार बार ये सवाल आते हैं, अब जैसे यंग लोग जब मिलते हैं तो एक सवाल उनका कॉमन रहता है कि आपने मोटिवेट तो कर दिया, चलिए ठीक है, कॉन्फिडेंस कहां से आता है? अमेज़न पे तो मिलता नहीं कि मैं आपको दे दूं लिंक, डाउनलोड कर लेना, ऑर्डर कर लेना, ब्लिंकिट पे आ जाएगा। कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? रोटी या गोली होती है मम्मी की, मेरी नहीं होगी। अगर आप मुझे रोटी बनाने के लिए दे दो, क्यों नहीं होगी? मैंने कभी किया नहीं। अब इतनी कोई टफ जॉब तो है नहीं है, इतनी टफ होती तो इतने सारे लोग कर नहीं पाते। घर घर पे गोल रोटियां बनती है, पूरे हिंदुस्तान में बनती है। मुझे तो पता है कि एक बार फुल्का रोटी मैंने हमारे एक फॉरेनर दोस्त को दिखाई थी, तो उन्होंने कहा कि इसमें हवा कैसे आई? क्योंकि फुल्का रोटी एक डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग है। वो गुजरातियों को तो पता रहता है, हमारे हिंदुस्तानियों को भी ज्यादातर पता रहता है। बाहर के लोगों को तो फुल्का रोटी देख के ऐसा लगता है कि कौन से पंप से हवा उन्होंने डाली उसमें भी साइंस है, किचन साइंस। सरफेस टेंशन, जिसको गुजराती में या हिंदी में पृष्ठताण बोलते हैं, वो सरफेस टेंशन का रोल है उसमें। क्योंकि ऑयल की वजह से वो जो मॉलिक्यूलर्स है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, फिर उसमें पानी का रोल होता है। अब भाप बन जाती है जब गर्मी देते हो तो पानी निकल नहीं पाता, तो सरफेस टेंशन की वजह से एक डोम जैसा गोल स्ट्रक्चर बना देती है। पुड़िया भी ऐसे गोल होती है, रोटियां भी ऐसे गोल होती है। चलो साइंस सिखा दिया आपको किचन में से। ये होता है क्यूरियोसिटी का रोल। पुड़िया तलते हुए देखो, तब भी अपने दिमाग में क्यूरियोसिटी होगी तो इन्वेंशन आएगा। मैं तो कहता हूं आरटीआई, गवर्नमेंट वाला आरटीआई नहीं, रीडिंग, थिंकिंग, इनोवेशन। पढ़ो। क्यों पढ़ो? जय वसावड़ा ने बोला इसलिए? जय वसावड़ा लेखक के किताबें बेच रहा है इसलिए? नहीं। अभी तक ऐसी कोई इन्वेंशन नहीं हुई कि किसी एक आदमी का दिमाग दूसरे आदमी के दिमाग में ट्रांसप्लांट हो जाए। इट्स नॉट पॉसिबल। आइंस्टाइन का, अल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन ऑफ द मिलेनियम, ब्रेन संभाल के लेबोरेटरी में रखा हुआ है, लेकिन वो अब रिसर्च कर सकते हो कैसा है। अगर मुझे सोचना है कि भाई चलो मेरे पास पैसे है, मैं आइंस्टाइन का ही दिमाग फिट करवा लूं, रखा ही इसलिए है, पढ़ा तो है मेरे सामने, डाल दूं अंदर। यहां पे पॉसिबल नहीं है। इलोन मस्क के लिए भी पॉसिबल नहीं है, चाहे $1 ट्रिलियन है उसके पास। तो दिमाग अपने दिमाग में डाल के पावरफुल बनने का, वो सुपर हीरो की फिल्मों में देखते हैं ना कि पावर आ गया उनके पास, और पावर आ गया तो वो पूरा चेंज हो गए, उनका फिजिक भी चेंज हो गया। वो कहीं से स्पाइडर का, वो रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने बाइट कर लिया और पीटर पार्कर आपके जैसी उम्र का स्टूडेंट स्पाइडरमैन बन गया। तो सुपर पावर ब्रेन का कहां से आएगा? किसी एक आदमी ने 30 साल तक जिया और 30 साल में उसने जो कुछ प्राप्त किया वो उसने किताब की शक्ल में रख दिया। चाहे वो पोएट्री की किताब हो, चाहे वो नॉवेल हो जेके रोलिंग की हैरी पॉटर की तरह, चाहे वो कोई नॉन फिक्शन हो, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी हो, उसके 30 साल उन्होंने उसमें रख दिए। मैंने अगर 3 घंटे में वो पढ़ लिए तो मुझ में ऐड हो गए। जेके रोलिंग ने अपनी लाइफ में जितना भी सोचा वो उन्होंने हैरी पॉटर में डाला। मैंने हैरी पॉटर पूरा पढ़ लिया, तब मेरी और जेके रोलिंग की दिमागी कैपेसिटी तो इक्वल हो गई। उन्होंने अपने दिमाग से जो क्रिएशन किया मैंने डाउनलोड कर लिया अपने में। यह होता है जादू, यहां से आती है कैपेसिटी। तो पढ़ने का इनकार मत कीजिए। हां, फॉर्म चेंज हो सकता है, आप डिजिटल पढ़ो, ऑडियो बुक है सुन लो, लेकिन किसी के दिमाग में क्या चल रहा है वो खिड़की खोल के झांकोगे नहीं तो दिमाग वाले आपके ऊपर राज करेंगे। ये रियलिटी है। जैसे हमारे जैसे लोग ने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है, मैं ऐसा तो नहीं कहता पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मैंने ही पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो देखो, जो लोग नहीं पढ़ते वो मुझे बुलाते हैं और पेमेंट करते हैं। सिंपल सी बात है। कॉलेज के तो ठीक है, एजुकेशन और एकेडमिक्स की बात है, जहां पे सोशल ग्रुप चलते हैं, लायंस और रोटरी और ऐसी क्लब चलती है। वो उन लोगों को कुछ पढ़ना नहीं है, खा पी के बैठना है और 1 घंटे तक सुनना है बस। यहां पे तो एकेडमिक्स है, तो आप तो पढ़ने वाले लोग हो। तो मेरे दोस्तों, ये याद रखना जाते जाते
कि आपके पास क्यूरियोसिटी भी होनी चाहिए, और अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो प्रैक्टिस इज ए की टू कॉन्फिडेंस। प्रैक्टिस मोर। जो ब्रूस ली बहुत बड़े सुरमा थे मार्शल आर्ट्स के, जिनको देख देख के अक्षय कुमार और जैकी चान और पूरी जनरेशन आई। टाइगर श्रॉफ तक चल रही है। टाइगर श्रॉफ की बागी पूरी ब्रूस ली की फिल्म एंटर द ड्रैगन की कॉपी थी। तो ये जो चीज है ब्रूस ली, जो अकेले आदमी 16 लोगों को कराटे की चॉप से पछाड़ सकते थे, उनको पूछा गया कि आपके सामने ऐसा ओपोनेंट आ जाए जिनको कराटे की 10,000 किक आती है, तो आपका मुकाबला कैसे करोगे? और ब्रूस ली ने मुस्कुराते हुए कहा था, मुझे एक ही किक आती है, 10,000 वैरायटी नहीं है मेरे पास, लेकिन जो एक आता है उसकी प्रैक्टिस मैंने 10,000 बार की हुई है। सो माय फर्स्ट किक इज फाइनल किक। ये मौका ही नहीं दूंगा मैं उसको। अपने 10,000 वैरायटी दिखाने का मौका तो तब उसको मिलेगा जब वो खड़ा होगा। खड़ा ही नहीं रहेगा, 1 मिनट में तो ढेर कर दूंगा। एक किक आती है लेकिन परफेक्ट की हुई है। तो आप सब कुछ नहीं पर कर पाओगे, लेकिन जो करते हो इतना बेस्ट करो कि सब कुछ करने की आपको जरूरत ही ना पड़े। आप अच्छे क्रिकेटर बन जाओ, अच्छे सिंगर आपके दोस्त हो जाएंगे, अच्छे एक्टर आपके दोस्त हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज में आप अपने टॉप पर पहुंच जाओ, दूसरे टॉप के लोग आपके इर्द गिर्द आने लगेंगे, मिलने लगेंगे। मुकेश भाई अंबानी न तो हैंडसम दिख रहे हैं इतने कोई, लेकिन जिनको हम हैंडसम मानते हैं वो एक्टर, एक्ट्रेस, सिंगर, जस्टिन बीबर हो या रिहाना हो, उनके घर पे जा जाके बैठते। देखिए, वो एक चीज में परफेक्ट हो गए, बिजनेस। तो हर चीज में परफेक्शन मत ढूंढो, ये पॉसिबल ही नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ऊपर वाले ने दुनिया ऐसी बनाई है कि हर कोई अपने अपने फील्ड में परफेक्ट हो सकता है। मुकेश भाई अपने बिजनेस में परफेक्ट हो गए, इतना इनफ है। फिर बाकी के परफेक्ट माने जाने वाले लोग उनके घर पे आके बैठेंगे। वो कहेंगे सुनाओ तो सुनाएंगे, वो कहेंगे नाचो तो नाचेंगे, वो कहे खाना परोसो तो खाना परोसेंगे। रिमेंबर दैट। और ऐसा नहीं है कि पैसों की वजह से हो रहा है, ये एग्जैक्ट ऑपोजिट भी है। जैसे शाहरुख खान के घर पे मुकेश भाई भी जाएंगे, और वहां पे आपने देखा होगा शाहरुख खान और उनकी सामने उन्होंने मिमिक्री के एक आइटम नीताबेन और मुकेश भाई ने पेश की थी वो शादी के वक्त। वो वहां, क्योंकि शाहरुख खान एक्टिंग में अपना जौहर दिखा चुका है, तो वो वहां से इंस्पायर हो गए कि ऐसे स्टेप मुझे सिखा दीजिए, आप जो नाचते हैं वो नाचने वाला स्टेप मुझे बता दीजिए। किसी भी चीज, एक चीज में आप परफेक्ट हो, ये इनफ है। उनके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो तालियां पब्लिक में बजेगी आपके लिए, लेकिन साधना एकांत में होगी। ये याद रखना मेरे दोस्त। ये अकेले बैठे होंगे तब क्या करेंगे, तब जो 5-6 घंटे आपने बिताए वो आपको डिफाइन करेंगे कि आप कहां पहुंचेंगे। तो मैं पिछली बार भी मैंने सुनाया था खत्म करते वक्त, आज भी सुना देता हूं, क्योंकि बात सत्य तो वही है, ऑडियंस चेंज हो गया। कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर सबसे पहले दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर कौन चढ़ा सबसे पहले? जीके का सवाल है, जनरल नॉलेज, सिविल सर्विस में जाना है तो आएगा, बेसिक सा सवाल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा। Who had climbed Mount Everest for the first time in human history? The highest, tallest peak of the world. दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर पहले किसने कॉन्कर किया? Anyone? जो यही बात होती है कि भाई हम मार्क्स ले लेते हैं, डिग्रियां ले लेते हैं, लेकिन इर्द गिर्द का नॉलेज नहीं रखेंगे, तब किसी एआई के प्लेटफॉर्म को पैसा देकर सब्सक्राइब करना पड़ेगा कि आप हमारे लिए नॉलेज ढूंढ के निकालो। फिर एआई का नॉलेज इतना बड़ा हो जाएगा कि वो आपको रिप्लेस कर देगा। किसके पास का नॉलेज है ही नहीं, मैं ही काम करता हूं तो मैं ही ना कर लूं उसका काम। इवेंचुअली हम बेकार होकर बैठेंगे, क्योंकि अपने इस्तेमाल नहीं किया अपने टाइम का। तो मेरे दोस्तों, वो उनका नाम है एडमंड हिलेरी फ्रॉम न्यूजीलैंड और शेरपा तेंसिंग फ्रॉम नेपाल। कंबाइंड एफर्ट था। हिलेरी पहले अकेले गए थे, तब किसी ने मैपिंग नहीं किया था, तब सैटेलाइट चैनल नहीं थी, ड्रोन नहीं थे, किसी को पता नहीं था कि एवरेस्ट कैसा है, कहां है, ऊपर जाके क्या दिखेगा, क्या मिलेगा। लोग तो कहते थे वहां पे हिममानव है, येती है, खा जाएगा। हिलेरी गए, फेल हो गए, वापस आ गए। फेल्योर, ये लास्ट बात में जो आपको सुनाना चाहता हूं, यही सुनाना चाहता हूं, क्योंकि ये आपको
आपको फेस करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप बड़े होंगे, जैसे जैसे आप बड़ी दुनिया में कदम रखेंगे, ऐसा नहीं होगा कि हर बार सक्सेस स्टोरी ही आपको मिलेगी। मैं अपने लेक्चर में काफी बार कहता हूं कि आपको सफलता पसंद नहीं कर सकते, आप पसंद कर सकते हैं अपना संघर्ष। बस सिलेक्ट योर स्ट्रगल, डोंट सिलेक्ट योर सक्सेस। सक्सेस विल फॉलो इवेंचुअली इफ यू एक्सेल इन योर स्ट्रगल। तो हिलेरी वापस आ गए। अपनी डायरी में उन्होंने लिखा, डियर एवरेस्ट, I will come back. Because though you are the tallest mountain of the world, you are a stone. You cannot grow. But I am a human being. I can grow. I can learn from my failure and I can grow. वो सीखे कि भाई मैं अकेला चला गया था, मैं न्यूजीलैंड का रहने वाला हूं, मैंने नेपाल कभी देखा नहीं, उसकी जो निटी-ग्रिटी बारीकियां जो हवामान की होती है मुझे पता नहीं। अगर कोई नेपाली आदमी को साथ में रखा होता तो वापस नहीं आना पड़ता। तो उन्होंने सीखा सक्सेस को शेयर करना। शेरपा तेनसिंह को साथ में रखा। अरे बड़ी बड़ी धुरंधर की तो बड़ी बढ़िया धुन सुनाई दी। आपकी जैसे उम्र के वे है वो सांडिल्य साहब जिन्होंने ये बनाई ये सब धुनें, आपकी उम्र के हैं। प्रॉब्लम ये जो शुरू में ही बताया गया था आपको कि आपने उनकी धुन कॉलर ट्यून में रखी और उन्होंने बेची। वो अपने अगर 2000 स्क्वायर फुट के फ्लैट में होंगे तो अब सी फेस का वो 5000 स्क्वायर फुट का फ्लैट ले लेंगे क्योंकि आपकी मोबाइल में वो बज रही है। और हमारे वही धुन बजाने के लिए, ये तो ठीक है भारत में तो चलता है, कोई हमको शेयर करके दे देता है कि चलो ये ट्रैक इस्तेमाल करो। अगर फॉरेन में होते तो स्पॉटिफाई वोटिफाई जैसे को देने पड़ते थे, 200-500 रुपये दोगे तब वो बजाने देगा। बस तो ये सिंपल सी चीजें सीखनी है, उसमें कोई गलत नहीं है। मैंने खुद रखी थी कॉलर ट्यून जब मूवी रिलीज हुआ था, तो उसमें क्या गलत है? कोई गलती तो है नहीं, कोई गुनाह थोड़ा है कॉलर ट्यून में धुरंधर की धुन रखना। सीखना ये है कि हम धुरंधर कैसे हो जाए अपनी लाइफ में। मैं तो यही बात करता हूं कि भाई दूसरों की धुन हम कब तक सुनेंगे, जब तक हमारी धुन दुनिया ना सुने। तो मेरे दोस्तों हम बात कर रहे थे कि उन्होंने सक्सेस को शेयर करना सीखा। शेयर करना कि बांटो, अकेले तो नहीं पहुंच पाओगे, हार के पास फिर जाएंगे फिर वापस आएंगे। किसी के साथ एसोसिएशन करो और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओ। ये भी सीखने की चीज है जीवन में। तो निष्फलताएं आएंगी। जिंदगी में हार जेवी कोई चीज નથી, કાં જીત છે કાં શીખ છે। Either you win or you learn. You cannot be defeated. डिफीट जैसी चीज ही नहीं है। सीखो, जीत नहीं पाए सीख तो पाए। हम वर्ल्ड कप का फाइनल हार गए थे 23 में, इसी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, और रोहित शर्मा की फेवरेट टीम, क्योंकि एक भी मैच नहीं हारा था पूरी टूर्नामेंट में। और जो ऑस्ट्रेलिया तो फाइनल में आएगा ही नहीं, वो भी ठीक नहीं था पता, उसने फाइनल में हरा दिया। लेकिन राहुल द्रविड़ थे, रोहित शर्मा थे, उस हार में से कुछ सीखे और फिर उन्होंने वर्कआउट किया उसके ऊपर, और 6 महीने के बाद हम T20 का कप जीत पाए। ये भी एक चीज है। और ये भी एक चीज है कि सूर्य कुमार यादव ने एज ए कैप्टन वही T20 का वर्ल्ड कप फिर से उठाया, अब टीम में ही नहीं है। ये भी एक चीज है कि आपकी पास्ट परफॉर्मेंस कितनी भी बढ़िया हो, आप 98%, 99% लेके आ गए कॉलेज में, आप सूर्य कुमार यादव हो, आपने वर्ल्ड कप ले लिया अपने हाथ में एज ए कैप्टन, लेकिन आप परफॉर्म नहीं कर पाए तो नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए आप टीम के मेंबर ही नहीं हो। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि लाइफ इज क्रूअल थिंग, इट्स अ कटथ्रोट कंपटीशन। कोई और खड़ा है आपकी जगह लेने के लिए, बिल्कुल तैयार होकर विंग में बैठा है, आपके बाजू में भी बैठे होंगे, तो आपको उसको दुश्मन नहीं मानना है। कोई श्रेयस अय्यर दुश्मन नहीं है सूर्य कुमार यादव का, वो कोई द्वंद्व युद्ध नहीं कर रहे हैं तलवारें लेके अपने सामने। आपको ये सीखना होगा कि भाई मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तो दुनिया मुझे रिप्लेस कर देगी। तो फेल्योर की जो बात से मैं जो समापन करना चाहूंगा यही बात है कि प्रेशर आएगा मेरे दोस्तों, थोड़ा प्रेशर बढ़ेगा लाइफ में। सुसाइड के थॉट मत करना, मरना कोई सॉल्यूशन है ही नहीं किसी भी प्रेशर का। गढ़ना जिसको कहते हैं हिंदी में, गुजराती में कहे घड़ाओ, शेपिंग अप इन इंग्लिश, दिस इज अ सॉल्यूशन अगेंस्ट द प्रेशर। प्रेशर की वजह से ही आप गढ़ सकते हो।
आपने पढ़ा होगा अब तक स्कूल में कि कार्बन में से ही कोयला बनता है, और कार्बन में से ही पेंसिल वाला ग्रेफाइट बनता है, और कार्बन में से ही डायमंड हीरा बनता है। व्हाट इज द डिफरेंस? जो सबसे ज्यादा प्रेशर अपने ऊपर वेट ले सकता है कार्बन का जो संयोजन, वो डायमंड बन जाता है। कोयला किसी को कोई गिफ्ट में नहीं देता, हीरा तो लोग मर जाते हैं, हीरा नहीं मरता, दूसरे को देके चले जाते हैं। वो कोहिनूर मरता नहीं, काफी सारे लोगों को मार दिया उसने, जहां पे था मार दिया। अब ब्रिटेन की हालत देख लो, देख लो जिन जिन लोगों के पास कोहिनूर आया है। दिस इज मैं कोई सुपरस्टिशन नहीं कह रहा हूं, दिस इज अ हिस्टोरिकल फैक्ट। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के पास आया था, ब्रिटिशरों ने पंजाब जीत लिया, पंजाब में उनकी जो सत्ता थी वो चली गई। ओके, मुगलों के पास आया था, तख्त में रखा था, नादिर शाह ले गया, फिर नादिर शाह का किसी ने सुना नहीं, ब्रिटेन वाले यहां से उठा के ले गए। ब्रिटेन की हालत हमें पता है क्या हो रही है। ओके, एक जमाना का सुपर पावर था, आज कोई पूछता नहीं। समझना, मैं कोई सुपरस्टिशन की बात नहीं कर रहा, मैं ये कहता हूं हीरा ज्यादा जीता है अपने मालिकों के बजाय। क्वीन एलिजाबेथ चली गई, पंजाब के रणजीत सिंह चले गए, मुगल चले गए। ओके, कोहिनूर बैठा है अभी भी म्यूजियम में। क्यों जिंदा रहता है? क्योंकि उसने प्रेशर ज्यादा लिया, इसलिए वो हीरा बना। सो डोंट अफ्रेड ऑफ प्रेशर माय फ्रेंड। मोती गोतीलो गोतीलो गीत હતું ને આદિત્ય ગઢવીનું, તો वो કોણ છે ખલાસી ગોતીલો? तो वो गहरे पानी में जो जाता है, जड़ेलू न शोधे गोतेलू न गोते, ये वो हाडनो प्रवासी गोतीलो, हु कैन गो इनटू द डीप वाटर। पहले जो किया वही रिपीट करना, वो प्रवासी नहीं, वो खलासी नहीं। ऐसा आदमी मुझे चाहिए, ऐसी औरत मुझे चाहिए, ऐसा पर्सन मुझे चाहिए कि जो बीच में जाए पानी का, दूसरों ने ढूंढा उससे आगे जाके कुछ ढूंढे, उसकी कॉपी ना करे। वो मोती गहरे पानी में मिलता है। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम सबके प्राइस ज्यादा होते हैं। क्यों? रेयर अर्थ एलिमेंट है, प्रेशर के बजाय बनते ही नहीं। तो प्रेशर इज प्रेशियस। लोग आपको बोलेंगे कि आपके खानदान में किसी ने ये नहीं किया, आपके गांव में किसी ने ये नहीं किया। आप क्या करेंगे सिल्वर ओक में जाके? और आप मुस्कुराते हुए बोलना कि धोनी के खानदान में पहले कोई क्रिकेटर नहीं था, मोदी के खानदान में पहले कोई मिनिस्टर नहीं था, किसी के खानदान में पहले कोई किया होता तभी कोई कर पाता, ऐसा नहीं है। हम ऐसे लोग हैं जो हम शुरू करेंगे, हमारी कहानी लिखेंगे। वो जवानी जवानी ही क्या जिसकी कोई कहानी ना हो। हम लिखेंगे अपनी कहानी, हम बनाएंगे अपना इतिहास। लोग हमको देख के इंस्पायर होंगे, हमारा गांव हमको देख के बोलेगा कि हमारे गांव से पहला ये निकला, पहली ये निकली। हम उनको फॉलो करेंगे। हम क्यों दूसरों को फॉलो करें? हमको लोग फॉलो करेंगे। हम खेलेंगे और दुनिया स्टेडियम में आके हमारा खेल देखेगी। ये होता है जज्बा, और इसी के साथ हमें समापन करना है मेरे दोस्त। यही आप दिमाग में रखना कि वी कैन स्टार्ट, वी कैन एंड्योर, वी आर द यूथ। हमारे पास हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉसिबिलिटीज है। हमारी बॉडी भी हाईएस्ट लेवल ऑफ हार्मोनल लेवल पे काम करती है। अभी सबसे ज्यादा गति, स्फूर्ति, शक्ति हमारे पास है। फव्वारे निकल रहे हैं उसके, हमें सिर्फ इस्तेमाल करना है, चैनलाइज करना है। जैसे प्रिसिशन के साथ चैनलाइज करो तभी लेसर से सर्जरी होती है, वरना लेसर तो इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, सर्जरी नहीं होती। तो मेरे दोस्तों, मुझे बड़ा अच्छा लगा। यू हैड बीन ए वेरी टॉलरेंट ऑडियंस, आई मस्ट से। आपने पहला ही टेस्ट पास कर लिया यहां पे प्रारंभ में कि लाइफ में कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, चूंकि वो बड़े स्टेज पे होगा, आपको 2 घंटे तक कुछ न कुछ उपदेश सुनाएगा और आपको बैठते सुनना पड़ेगा। अब उसमें तो आप पास हो गए। ओके, कि आप में ये टॉलरेंस लेवल है, आप घट सकते हो, आप डायमंड बन सकते हो। क्यों? क्योंकि प्रेशर आपने अभी प्रेशर इतना 2 घंटे से आप मुझे सुन रहे हैं, पूरा प्रेशर आपने टॉलरेट कर लिया। तो यू आर डायमंड्स माय फ्रेंड। ये आप हो, मैं झूठ मूठ नहीं बता रहा हूं, जेन्युइनली हो। ओके, फक्त 1% જોઈએ मोहब्बतમાં। मोहब्बत के लिए 1% रखिए, बाकी ना 99 खर्ची ना हिम्मत में। करेज के लिए 99% रखिए। करेज तो चाहिए ना। वो रश्मिका मंदाना को किसी ने पूछा कि भाई विजय देवरकोंडा को ही आपने क्यों पसंद किया? अभी उनकी शादी हुई और दोनों साथ में ही घूम रहे हैं हर जगह पे। तो रश्मिका ने कहा कि बहुत सारे हीरो के साथ काम किया, लेकिन पूछा पहले इसने। और लोगों ने पूछा नहीं तो हाँ कैसे बोलती?
इससे पूछ लिया तो हाँ बोल दिया। ये देखना, ये भी हिम्मत का काम है, पूछना भी मोहब्बत के लिए। तो ये ध्यान रखना कि आपको नॉलेज और करेज की गिफ्ट आप रखेंगे अपने साथ में, तो बाकी की चीजें अपने आप सेट हो जाएंगी। मैं तो कृष्ण के उदाहरण से कहता हूं कि कोई राधा चली भी गई, कोई गोपिया चली भी गई, तो अपनी सोने की द्वारिका बनाना मत भूलना। तो कोई रुक्मणी फिर से आ जाएगी, लेकिन द्वारिका होगी तो रखेंगे ना, वहां रखेंगे कहां, फुटपाथ पे। तो कम से कम अपनी अपनी सोने की द्वारिका बनाना मत भूलना। हाँ, वो द्वारिका होनी चाहिए, लंका नहीं होनी चाहिए, वरना किसी के आप ले भी आओगे तो उसके पीछे पीछे और लोग आएंगे और आपको खत्म करके चले जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, बड़ा मजा आया आपके साथ बात करने में। यू हैड बीन अ वंडरफुल ऑडियंस। ये बहुत अच्छा प्रारंभ मुझे भी लगा यहाँ पे सिल्वर ओक के लिए। एक वंडरफुल बेच आ गई आपके पास। सो थैंक यू ऑल, लव यू ऑल। आपके काफी सारे पेरेंट्स भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको भी मैं वंदन करता हूँ। ये उनकी भी तपस्या है, जिनका फल वो आज वो देख रहे हैं, जो उन्होंने इन्वेस्ट किया। और मेरी लाइफ में तो मैंने यही मोटो रखा था कि भाई सारी दुनिया एक तरफ, हमारे पेरेंट्स अगर खुश हो जाए तो गिफ्ट हम वो देंगे ना, वो तो बेचारे नाराज हो जाएंगे, बच्चे ने क्या पैसे वैसे खर्च करके ये क्या ले आए, मम्मी हमको डांट मारेगी कि ये क्या, इतना बड़ा बुके क्यों ले आए, ये कितना महंगा आता है। वो बुके को एंजॉय नहीं करेंगे, वो डांटेंगे हमें, कितना बड़ा बुके महंगा क्यों ले आए। लेकिन जब आप सक्सेसफुल हो जाओ, आप सेट हो जाओ, आप दुनिया में अपना नाम कर लो, वही अपने माँ बाप को दी हुई सबसे बढ़िया आपकी तरफ से गिफ्ट होगी। और ये गिफ्ट के लिए आप अभी से काम शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।